मैंने ऐसा सुना है कि डेंटिस्ट्स की एक हैबिट होती है कि वो पर्सनैलिटी दांतों से जज करते हैं। एग्जामिन द पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे ना, तो वो कितना बीवी से लड़ता है ना घर पे पति, वो दिख जाएगा कि दांत ना बीच के ही लड़ेगा। तो लाइफस्टाइल पता चलेगी कि आपकी खाने पीने की हैबिट्स क्या हैं। फिर अगर कई लोगों में ओरल कैंसर का रेट इंडिया में बहुत हाई है, उसकी रीजन शायद च्यूइंग टोबैको की एक हैबिट है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। टोबैको ही सबसे बड़ी वजह है कि हम ओरल कैंसर में इंडिया को कैपिटल ऑफ ओरल। फिर मीडिया बहुत बड़ा रोल है, और हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर दोबारा से वही ये बात वहां तक जानी चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज का काम है अपने देश की जनता को सही चीज बताना। मैं फेमस हूँ, फिर मेरे को 17 साल हो गए डेंटिस्ट्री करते। आई थिंक ये इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है गुटखा। माउथ इज द गेटवे टू ऑल द डिसीजेस ऑफ द बॉडी। कहीं लोग कह रहे हैं कि हार्ट से भी बहुत हार्ट प्रॉब्लम जो होती है उससे डायरेक्ट लिंक है, थायराइड से लिंक है। तो रिसर्च में ये पाया गया जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो ओरल बैक्टीरिया और वो सेम है, और 70% जो बैक्टीरिया है वो सेम पाया गया जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटोलॉजिस्ट भी उनको ये सलाह देते हैं कि अपने डेंटिस्ट से अपनी ओरल हाइजीन पे आप ध्यान दें। स्माइल से पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ आइडिया लग जाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, कि बंदा क्या है, क्या ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा भी कुछ? जैसे मेरे पास मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं खाली फीमेल्स, मेल भी बहुत सारे इनसिक्योर होते हैं, दे डोंट स्माइल। अभी मेरे पास एक मीडिया से आए थे, मतलब इलाज कराने, उन्होंने बोला मैडम मैं 4 साल से हंस नहीं रहा। कि किस वजह से लोग इसे इतना इग्नोर और इतना नजरअंदाज। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने पूछा ओरल हेल्थ इग्नोर्ड क्यों है। ओरल हेल्थ हमारी दांत सबसे जरूरी है चबा चबा कर खाने के लिए, क्योंकि हमारा जो पहला डाइजेशन शुरू होता है वो दांतों से होता है। नमस्ते एवरीवन, ढासू चर्चा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले ढासू चर्चा पे हम हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, थायराइड और इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज हमारा टॉपिक है ओरल हेल्थ, और जिसे कि हम डेंटल हेल्थ भी कहते हैं। और इसके लिए हमारे जो रेगुलर होस्ट हैं डॉक्टर गौरव और डॉक्टर ममता, उनसे अच्छा गेस्ट कौन ही हो सकता था, तो इसलिए आज वो लोग गेस्ट सीट पे रहेंगे और मैं आज आपको इस एपिसोड को होस्ट करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। मेरा नाम है अक्षय। डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर ममता सक्सेना, BDS MDS, इनकी करीब 17 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस है, और इनकी रेखा डेंटल क्लिनिक नाम से गाजियाबाद में डेंटिस्ट क्लिनिक्स की चेन है। डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर ममता साथ ही साथ ऑल इंडिया हेल्थ केयर वर्कर एसोसिएशन के भी फाउंडर हैं, और ये धांसू चर्चा का इनिशिएटिव भी उन्हीं का है। इनकी स्पेशलिटी है स्माइल मेकओवर, फुल माउथ इम्प्लांट और एस्थेटिक डेंटिस्ट्री। थैंक यू डॉक्टर गौरव, थैंक यू डॉक्टर ममता फॉर इनवाइटिंग मी टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एज वी हैव हर्ड, माउथ इज द गेटवे टू ऑल द डिजीजेस। ये बात हमें रेगुलर सुनने को मिलती रहती है, लेकिन फिर भी इंडिया में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज की जाने वाली चीज है वो हमारी ओरल हेल्थ है। तो इसी के बारे में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर गौरव और डॉक्टर ममता से यही पूछना चाहूंगा कि क्या रीजन है इसका कि लोग इससे इतना इग्नोर रखते हैं। आपको क्या समझ में आया, 17 साल की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कि किस वजह से लोग इसे इतना इग्नोर और इतना नजरअंदाज? सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने पूछा ओरल हेल्थ इग्नोर्ड क्यों है। ओरल हेल्थ हमारी दांत सबसे जरूरी है चबा चबा कर खाने के लिए, क्योंकि हमारा जो पहला डाइजेशन शुरू होता है वो दांतों से होता है। लेकिन मैं भी जैसे एज अ डेंटिस्ट मेरा दांत पे ही ध्यान जाता है। तो फंक्शनल जो दांतों की जरूरत है लोग उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें 32 मिले हुए हैं, बाकी ऑर्गन जो है हमें हार्ट एक मिला है, ब्रेन एक मिला हुआ है, किडनी 2 है, तो पता है भाई खराब हो जाएगी तो हमारी जो मरने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन दांतों में हमें लगता है एक खराब हो जाएगा निकलवा लेंगे, दूसरा खराब हो जाएगा निकलवा लेंगे। लोगों का जो मेंटालिटी रही है, और मसूड़ों का भी हम उस हिसाब से ध्यान नहीं रखते, धीरे धीरे मसूड़े छोड़ने लगते हैं दांतों को, एंड में सारे दांत निकलवा के जो मेंटालिटी अभी तक पुराने लोगों की रही है वो ये है कि जबाड़ा लगवा लेंगे, मतलब हम आर्टिफिशियल दांत लगवा लेंगे। तो जो नेचुरल भगवान ने दिया है दांतों की, मतलब एक एक दांत मैं बोलूंगी बहुत ही प्रेशियस है। आप गोल्ड पहनते हैं, आप डायमंड्स पहनते हैं, तो मुंह के अंदर ऐसे मान लीजिए उससे भी प्रेशियस चीज है जो आप निकलवा रहे हैं, तो वो आपके लिए साथ खाने के लिए रहेगा। और जब तक आप चबा के खाना नहीं खाएंगे, मतलब पहला फर्स्ट डाइजेशन जो हमारे माउथ में सलाइवा और दांतों से शुरू होता है, तो जब पहला डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो आपको सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पर जो डाइजेशन हमारा है वो पहला इससे शुरू है। और मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैम डॉक्टर ममता ने बहुत सब बता दिया कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मेरा सिर्फ एक ही सवाल रहता है, अगर छोटी सी भी उंगली में दर्द होगा इसको कटवाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये
मैं हर पेशेंट को 17 साल से इस तरीके से 18 साल है इस तरीके से समझा रहा हूँ कि इतनी सी छोटी सी नाखून भी आप नहीं निकलवाएंगे अपने शरीर का। और अगर एक छोटा सा पैर का भी अगर हम लोग उंगली कट करने के लिए बोलते हैं तो वो पेशेंट चाहे कितना भी गरीब है चाहे कितना भी अमीर है वो एक अच्छा डॉक्टर फिर ढूंढेगा कि भैया उंगली नहीं कटवानी। करेक्ट। कैसे भी करके बचा दो। एक दांत निकलवाने के लिए 1 इंच से ऊपर का दांत होता है, उसको निकलवाने के लिए हम लोग मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं, हमें सोचते हैं कि ये दांत ही तो है, निकलवा देते हैं। तो आगे का पॉडकास्ट जो है इसके ऊपर हम लोग आज बहुत सारा मेरे अंदर भरा हुआ है, 17 साल का तो मैं बोलने वाला हूँ, तो आप सवाल पूछते जाए और हम बोलते जाएंगे। अगला सवाल जो ये है कि जब सबसे पहले आप लोगों के दांत देखते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि डेंटिस्ट्स की एक हैबिट होती है कि वो पर्सनैलिटी दांतों से जज करते हैं तो अगर आप सबसे पहले जब किसी के दांत देखते हैं तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता लगता है? सबसे पहले हमें हैबिट्स पता चलती हैं। जैसे अगर मैं दांत देख रही हूँ तो अगर कोई पान टबैको चुअर है तो आपके स्टेन्स दिखेंगे, कॉफी बहुत पीते हो आप तो वो पता चलेगा, थोड़ा सा अगर ब्रॉड शेप है तो एग्जैक्टली साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा आप पर्सनैलिटी वैसे पता कर सकते हो कि आपका नेचर आप जज नहीं कर सकते दांतों से, पर आपकी हैबिट्स, लाइफस्टाइल पता चलेगी। बिल्कुल, लाइफस्टाइल पता चलेगी कि आपकी खाने पीने की हैबिट्स क्या है। फिर अगर कई लोगों में जैसे दांत घिस रहे हैं तो उनमें स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है या ब्रशिंग हैबिट्स हो सकती है। नेचर, मैडम ने बोला नेचर भी दांत का से पता लग सकता है। द मोमेंट वी एग्जामिन द पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे ना, तो वो कितना बीवी से लड़ता है ना घर पे पति, वो दिख जाएगा कि दांत ना बीच के ही लड़ेगा। और कोई जिमर है अगर तो अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका कितना स्ट्रेस वो दांतों पे दे रहा है डॉक्टर साहब, तो वो पता लगता है। तो नेचर खाली बीवी से नहीं, बॉस से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपका नेचर हो सकता है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो आप किसी से भी स्ट्रेस जब लेते हैं तो वो दांतों पे कई बार आपका स्ट्रेस निकलता है, कई हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। लाइक टी कॉफी इज ऑल्सो हैबिट, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस रिलेटेड या वर्क स्ट्रेस रिलेटेड, या बाकी आपकी स्मोकिंग है तो आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ले रहे हो। तो सारी जो लाइफस्टाइल, हाँ सारी लाइफस्टाइल हैबिट है। बहुत खूबसूरत सी लड़की शादी में दिखी, हम कहीं जाते हैं शादियों में, सबसे पहले ना तैयार हुए, जब मेल्स हैं वो फीमेल्स को देखते हैं और फीमेल्स मेल्स को देखते हैं। सर ये एक नॉर्मल सा जो है दिमाग में है तो सिनेरियो है। तो वो जब सबसे पहले बहुत खूबसूरत सी लड़की आ रही है तैयार होके, जब भी हम लोग कभी भी हम लोग शादी में जाते हैं तो आप इस तरीके से देखेंगे कि शादी में ना मेल फीमेल को देखते हैं, फीमेल मेल्स को देखते हैं, और हर कोई एक दूसरे को देखता है कौन कैसा तैयार होकर आया है, क्या उसने पहना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई कैरी करता है वो कैरी करता है स्माइल। एक बहुत खूबसूरत सी मैंने शादी में लेडी देखी, और भाई जो है ये मैडम बैठी है गुस्सा करेंगी सपोज, लेकिन मैंने अगर कोई लेडी देखी और मेरा भाई एज अ डेंटिस्ट सबसे पहले निगाह ना दांत पे ही जाती है और कोई रुकती नहीं है उसके अलावा। तो जब वो आ रहे हैं हमने देखा है कि बहुत खूबसूरत सी लेडी है, द मोमेंट शी स्माइल्स मुझे लगता है कि ये भगवान ये क्यों ऐसे मतलब जो है ब्रेसिस करा लेती आज से 20 साल पहले 10 साल पहले, आज ट्रीटमेंट करा लो, तो हम उसको ना चाहकर भी बोल नहीं पाते, राइट। तो कहीं ना कहीं पर स्माइल एक ऐसी चीज है कि जो आप कैरी करते हो और वो आपका पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। तो इससे ये पता लगता है कि हम हर चीज पर अपने लिए खर्चा करते हैं। एक आईफोन ले रहे हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, लेकिन जो सबसे शरीर का धन है, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज भी जो दिखती है वो स्माइल ही दिखती है। जो शरीर का धन है सबसे पहला वो है प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में हो कुलवंती नारी। प्रथम सुख निरोगी काया, निरोगी काया मतलब मेरे काया अच्छी बनी रहे। तो काया अच्छी बनी रहने का मतलब मैं अच्छा खाऊं। मैंने मर्सिडीज खरीद ली 70 साल की उम्र में और मैं खाना नहीं खा पा रहा ढंग से बैठ के, तो दैट्स नॉट आइडियल। तो आज देश को और हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हम अपने शरीर में सबसे पहले अगर ध्यान दें तो इस 2 इंच के एरिया पे ध्यान दें। ये 2 इंच का एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, और आगे फिर डिस्कस करेंगे। और मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था इसकी रिसर्च करते हुए कि स्माइल से पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ आइडिया लग जाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, कि बंदा क्या है, क्या ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा भी कुछ लोग स्माइल, एक्चुअली आपकी स्माइल अच्छी होगी तो आप स्माइल करोगी। अच्छा। कई लोग, जैसे मेरे पास मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं खाली फीमेल्स, मेल भी बहुत सारे इनसिक्योर होते हैं, दे डोंट स्माइल। अभी मेरे पास एक मीडिया से आए थे मतलब इलाज कराने, उन्होंने बोला मैडम मैं 4 साल से हंस नहीं रहा।
ऐसे Because रख के हंस रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, मैं हंसता ही नहीं, हंसता ही बस नहीं। ऐसे स्माइल बंद करके हंसता हूँ, क्योंकि स्माइल से वो उनको पता होता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, या थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, या उनका जो उन्होंने कराया हुआ है वो स्माइल करने में अच्छा लुक नहीं आ रहा, तो तो उनको insecurity वेरी स्मार्ट गाय, गोरा चिट्टा इंफीरियोरिटी लड़का है, कॉम्प्लेक्स आता है, मजेदार। तो सारी पर्सनालिटी आपकी स्माइल के साथ चली जाती है। मतलब कई लोग जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तब वो अपनी स्माइल चेंज कराते हैं, शादी से पहले बहुत सारे लोग कराते हैं, आजकल तो नॉर्मली, मतलब ये नहीं कि शादी कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, आजकल तो शादी के बाद सब लोग अपनी स्माइल चेंज करा रहे हैं, जब लोगों को पता चलता है कि ठीक हो सकती है। कई लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ठीक हो सकती है, तो स्माइल से आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही है, बल्कि 10th क्लास के बच्चे भी जो हैं, जो 11th क्लास में आ रहे हैं, 10th में, 9th में, वो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है द मोमेंट हम लोग ब्रेसेस के बाद जब उनकी स्माइल चेंज करते हैं, तो अपने आप तो कॉन्फिडेंस स्माइल मेकओवर आपकी एक स्पेशलिटी भी है, तो इसके बारे में थोड़ा एक बार बताइए, क्या है स्माइल मेकओवर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। जैसे मैं इसको कहूंगी, स्माइल में एस्थेटिक एक टर्म है, एस्थेटिक, और एक कॉस्मेटिक। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक मतलब हम कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं, एस्थेटिक मतलब जो नेचर ने एस्थेटिक जैसे दिया है, जो नेचुरल चीज है, जो लोग कुदरती हाँ, ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रेसेस का इलाज करा रहे हैं तो वो नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। सबका भी हुआ मेरा भी हुआ है, तो मैं भी स्माइल कर रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस ट्रीटमेंट, और मैंने एक टाइम पे अपने दांत ठीक कराए थे, तो स्माइल अच्छी हो गई, क्योंकि जब बाहर दांत दिखेंगे, फॉरवर्डली प्लेस दिखेंगे, तो आप खुद नहीं हंसोगे, कोई भी कहेगा दांत बाहर है। मतलब ऐसा नहीं, मैं इसको बॉडी शेमिंग और दांत की शेम से उससे नहीं रिलेट कर रही, मतलब नेचुरल भी आप अगर अपने में कॉन्फिडेंट है, दैट इज ओके, पर अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी स्माइल सही करानी है, या मैं थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहता हूँ, That is basically awareness now, because आप, मैंने बोला ना, आप मोटे हो गए हो, लोगों को पता है कि मुझे रनिंग करनी है, मुझे पतला होना है। अब मुझे लोगों को पता है कोविड के बाद से कि भाई ये चीज ना शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कोविड के बाद कि आज की डेट में खाना अच्छा खाना है, सबको पता है, लेकिन खाना अच्छा खाने के लिए तो दांत चाहिए भाई। भाई अल्टीमेटली अगर आपके मोलर्स प्रॉपर नहीं है, इफ यू आर नॉट चूइंग गुड, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट टेस्टिंग इट, आपका डाइजेशन भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि दांत अगर काम नहीं करेंगे, तो दांत का काम आप आंतों से लेंगे। मतलब दांत और आंत रिलेटेड है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जितने अच्छे दांत होंगे, मतलब जितना फूड यहाँ पे चबाएंगे, उतना स्टमक को कम काम करना पड़ेगा, उतना इंटेस्टाइन में कम काम होगा। तो जो आपका पेट और इंटेस्टाइन है, वो सारा सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब जब आप यहाँ च्यूइंग नहीं करते, पहले कहा जाता था खूब चबा चबा कर खाना खाओ, 32 दांत थे 32 बार चबाइए, ऐसे भी सेइंग है। तो जितना आप चबा के खाना खाएंगे, मतलब आपका खाना यहीं पे चब जाना चाहिए, नीचे हमारे स्टमक का काम नहीं है चबाने का, या हमारे इंटेस्टाइन का, आंतें जिसको बोलते हैं। तो अगर आप यहीं पे चबा लेंगे तो वो डाइजेस्ट अपने आप होगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि अब हमें रिफाइंड डाइट खाने की आदत पड़ गई है, जो पहले के लोग थे वो चबा चबा कर खाते थे, तो हमारे जो पूरे दांत थे 32, वो भी प्रॉपर निकलते थे, हमारा जॉ साइज बड़ा होता था, जो कि कम होता जा रहा है, बिकॉज हमारा जो फूड कल्चर है वो सारा रिफाइंड डाइट की तरफ चला गया है। हम ज्यादा रिफाइंड डाइट मतलब हम जैसे पीस के सारी चीजों को खाने लग गए। जैसे पहले साबुत गेहूं चबा के खाते थे, मक्का खाते थे। स्कूल के अंदर मैंने इसकी अपने बेटी की टीचर से भी बोला कि कट फ्रूट्स रख के दो, मैश करके खाना खाते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर एक चीज बोलूंगा, अगर किसी स्कूल में ये कल्चर है कि बच्चों को ना फ्रूट लंच रख के देते हैं हम लोग पेरेंट्स आज की डेट में, और उसको कट करके रख के देते हैं, अरे साबुत फ्रूट रख के दे दो भाई, एक तो फ्रूट खराब नहीं होगा, करेक्ट, और दूसरा जो है बच्चा जब डायरेक्ट च्यू करके खाएगा तो बाइट आएगा। बच्चों के दांत ही नहीं आते 8 साल की उम्र तक ही सामने के, फिर पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत ही नहीं निकल रहे मेरे बेटे के, तो 7 साल का हो गया जी, 8 साल का हो गया, और वो इसलिए क्योंकि वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उस किसी चीज को यूज नहीं करोगे तो वो उस हिसाब से ग्रो नहीं होगी, तो बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर जाती है कि इसकी जरूरत ही नहीं। पहले देखिए पेस्टिसाइड्स भी इतने नहीं डलते थे, तो पहले के लोग क्या है, धोकर सीधा मूली डायरेक्ट दांत से काट रहे हैं, चाकू का ज्यादा काम नहीं था, सब चीजों में दांत यूज करते थे, तो वो बोन ग्रोथ उस हिसाब से होती थी और जॉ ग्रोथ। फिर भी आप ग्रामीण एरिया में देखोगे तो लोगों के दांत अगर ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर खाना खाया जा रहा है, वहां भी पूरा मॉडर्नाइजेशन पहुंच चुका है, वहां भी सारी इसी टाइप से दुकानें, तो चिप्स, कुरकुरे, रिफाइंड डाइट अगर आप खाओगे, पिसा हुआ आटा खाओगे, सारी चीजें मुलायम चीजें खाओगे, केक पेस्ट्रीज खाएंगे, अगर हम कुछ भी हम फाइबर डाइट खाने में चबा तो कुछ दांतों का जो फंक्शन है जो चबाने के लिए वो यूज ही नहीं हो रहा उस हिसाब से, तो डेवलपमेंट हमारा बच्चों से ही नहीं हो रहा। जो आजकल हम लोग बच्चे देखते हैं, इसलिए उनके कैविटीज भी ज्यादा डेवलप हो रही हैं, जॉ साइज डेवलप नहीं हो रहा, और शुगर इसमें बहुत बड़ा कल्प्रिट है। ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया सभी व्यूअर्स के लिए कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही चीजें च्यू करने के लिए डेवलपमेंट से ही देना चाहिए। बच्चों को आज की डेट पे जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, 3 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से, भाई प्ले स्कूल से शुरू हो जाता है, तभी से बच्चों को ये हैबिट हमें डालनी चाहिए कि भाई मैंने
बच्चे के टीचर को मैसेज भी करा कि मैम कट फ्रूट नहीं आएगा। तो एक आध बार हमने भेजा, लेकिन फिर वो मेरे बेटे को शर्म आती थी, पापा आप जो है मुझे कट फ्रूट नहीं देते, सब ऐसे लेकर आते हैं, फोक से खा रहे हो। अरे भाई प्रभु, फोक से खाना अच्छी चीज है भाई, आप अच्छा हाथ गंदे होते चलो फोक से खा रहे हो ठीक है, लेकिन फ्रूट तो मत खाओ, कभी कभी के लिए अच्छा है, फ्रूट तो मत खाइए आप। तो फ्रूट तो पूरा का पूरा बैग में रख के दे तो बच्चा खा लेगा फ्रूट। अच्छा, फोक और हाथ का भी जो कंसेप्ट है, जैसे फोक हमारी इंडियन सभ्यता का नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हम हाथ से खाते हैं। हाथ से क्योंकि हमारा टैक्टाइल सेंसेशन, टैक्टाइल मतलब हम अगर किसी फूड को छूते हैं तो उससे हमारा सलाइवा जनरेट होता है, मतलब आप टच कर रहे हो, टच का परसेप्शन है। माँ भी अगर हाथ से खाना बच्चे को खिला रही है तो उसको टैक्टाइल पता चल रहा है कितना पिसा हुआ खाना है, कितना वो है, तो बॉन्डिंग भी डेवलप होती है। पर टैक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एज अ डेंटिस्ट टैक्टाइल सेंसेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें प्रेशर पता चलता है, तो वो जीरो हो गया। अगर आप चम्मच से खा रहे हो तो आप फूड को छू नहीं रहे। आप साउथ इंडिया में देखोगे वो हाथ से मीस कर और फिर मुंह में रखते हैं, तो उससे क्या है, जब तक आप उसको हाथ में ले रहे हो, हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव है, वो सेंसेशन आपके ऊपर जा रहा है। पता लगा कितना है, गरम ठंडा पता लगा फूड की, वो आपको वो पता चला छूने से कैसा फूड है, मुलायम है, हार्ड है, सारी चीजें आपको पता चली दिमाग में, ब्रेन ने एकदम से कैप्चर कर लिया। प्लस आपकी लार्ज, जैसे आप किसी अच्छे खाने के बारे में सोचोगे तो आपकी सलाइवा आ रहा है, लार्ज जनरेट हो रही है, तो सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप यहाँ टच कर रहे हो वहाँ सलाइवा बनना शुरू हो गया, इट्स अ प्रोसेस। और जब आप उसको मुंह तक ले जा रहे हो, डाइजेशन तो यहीं से शुरू हो गया ना, ब्रेन से शुरू हो गया, मतलब हाथ से, और फिर आप जब मुंह में ले जा रहे हो तो वो डाइजेशन का एक प्रोसेस है। तो आपने वहाँ चम्मच में खाया तो वो चीज आप चम्मच के साथ, तो हमारे जो एंसेस्टर अंग्रेज बनने में हमने वो चीजें खो दी हैं। तो जो हमारे जो साउथ गए थे अभी, मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे होटल के अंदर बैठ के, मैंने बेटे को खाना हाथ से खिलाया पूरा। हाथ धोकर खाएं, ये नहीं कि आप ज्यादा बैक्टीरिया ले रहे हैं, हैंड वॉश करें, अपना बेसिक शुद्धि तो हर चीज का वो एक बेसिक है। और एक चीज और है कि सारे बैक्टीरिया खराब नहीं है, ज्यादा हाथ धोने से आप सारे बैक्टीरिया खत्म करें। तो बैक्टीरिया कोई हमारे दुश्मन नहीं है, देयर आर गुड बैक्टीरिया, देयर आर बैड बैक्टीरिया, बोथ का बैलेंस होना चाहिए। तो स्किन पे भी, हाथों में भी, मुंह में भी इस हिसाब से ओरल माइक्रोब्स रहते हैं जो अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। तो हमें सारे बैक्टीरिया नहीं खत्म करने। एक जो हमारी टेंडेंसी बन गई है, बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया मतलब खराब चीज, खराब नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में इतने सारे मिलियंस बैक्टीरिया हैं, गट के अंदर, मुंह के अंदर। तो हमारे हाथों में भी अगर थोड़े बहुत नॉर्मल बैक्टीरिया ले रहे हैं तो बच्चा इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ये नहीं कि आप उससे बीमार होते रहेंगे। करेक्ट। इससे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माउथ वॉश से रिलेटेड, क्योंकि उसमें मैंने जब रिसर्च कर रहा था मैंने ये सुना कि माउथ वॉश से कई बार क्या होता है कि हमारे गुड बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाते हैं मुंह के अंदर के। क्या ये सही है या इसको अब ये एक तरह से सही है कि बहुत ज्यादा माउथ वॉश हमें रेगुलर यूज नहीं करना। हर्बल ऑप्शंस भी आ रहे हैं विदाउट। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलूंगा बिकॉज इसमें हमारा रोल आएगा मीडिया का, जिसमें मैं मीडिया को बोलूंगा टीवी। तो पहले हम लोग सिर्फ, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सिर्फ रेडियो पे हम लोग सुना करते थे किसी एड को। अभी एक एड को ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाता है कि ये आपके लिए, आप देखिए कितने तरीके से एड बनाया जाता है। अगर एक, मैं किसी बड़े ब्रांड को नहीं बोल सकता, बट एक रिफाइंड ऑयल आज से 30 साल पहले उठा दिया गया था कि भाई ये घी को तेल पियो तो जो है आपको जो है रिफाइंड पियो तो दिल का धड़कन नहीं आएगा। घी और सरसों रिफाइंड से पहले एक्चुअली डालडा उठाया, वो तो और हार्मफुल था। अब माउथ वॉश हो गया या पेस्ट हो गए, आप किसी भी बड़े से, आप कोई भी बच्चा पेस्ट खरीदने जाता है ना तो एक ही कंपनी का नाम बोलता है कि मुझे ये खरीद, मेरे को ये दे दो। वो पेस्ट नहीं बोल रहा है, वो कंपनी का नाम बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग पिच करते हैं तो बड़े बड़े कंपनीज उस चीज के तरीके से बना रही हैं कि आप ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी चीज अति बुरी है। अगर अति बुरी का मतलब ये हो गया, अगर हमारे को किसी डॉक्टर ने एक चीज रेकमेंड करी, तो हिंदुस्तान की एक बहुत बुरी आदत है, विदेशों में नहीं है, यहाँ है कि हमें मेडिकल स्टोर पे कोई भी चीज अपने आप मिल जाती है, सेल्फ मेडिकेशन। और वो सेल्फ मेडिकेशन एक बार पर्चा बन गया, डॉक्टर साहब ने ये लिखा था, ये अच्छा है जी, इसको शुरू कर दो। ऊपर से टीवी वाले जो है ऐड देते हैं कि ये वाला रोज माउथ वॉश करो। एक ऐड आता था कि एक लड़का लड़की बगल में बैठे हुए हैं, हा कर रहे हैं, और जो है बड़ा जो है बैड ब्रेथ चली जाएगी। अरे भैया, बैड ब्रेथ पेस्ट से नहीं जाएगी, सिर्फ उसके लिए आपको डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको रेगुलर चेकअप भी करना पड़ेगा, हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग ना सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। मतलब अगर डॉक्टर ने आपको महीने भर के लिए माउथ वॉश लिखा है, मुझे नहीं लगता डेंटिस्ट आपको लाइफ लॉन्ग कोई भी माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करता है। अगर आपको स्मेल है, कुछ है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। और रेगुलर, क्योंकि क्लोरहेक्सिडीन है कई माउथ वॉशेज में, कई में अलग, लिस्ट्रीन में कुछ अलग है, बहुत सारी चीजों में अलग अलग चीजें हैं। तो कौन सा माउथ वॉश कब रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपका डेंटिस्ट वो करेगा, डेंटिस्ट बताएंगे। प्लस आपको लॉन्ग टर्म यूज करने को कोई डेंटिस्ट मेरे ख्याल से प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो वो कंसेप्ट नहीं है। बाकी आप गुनगुने पानी के गुल्ले कर सकते हैं,
नेचुरल हर्बल बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, ऑयल पुलिंग भी कई जगह रिकमेंडेड किया जा रहा है, दैट इज आल्सो नेचुरल माउथ वॉश। अनदर क्वेश्चन है, लेट्स दैट इज अ नेचुरल काइंड ऑफ थिंग, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। तो बहुत लॉन्ग टर्म सारे बैक्टीरियाज मारना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओरल में हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज भी हैं जो आपकी माउथ के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके ज्यादा रेगुलर माउथ वॉश करने से जीरोस्टोमिया टाइप की भी एक बीमारी है जो हो जाती है, और पेशेंटों को ये पता ही नहीं है कि मैं रेगुलर माउथ वॉश कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना डाइल्यूट करना है, और वो सिर्फ टीवी का ऐड देखकर माउथ वॉश यूज करते रहते हैं। पता लगा टेस्ट सेंसेशन भी जा रहा है उनका धीरे 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 धीरे, जीरोस्टोमिया टाइप की बीमारी हो रही है, मुंह में सलाइवा बनना बंद हो गया है। सर 3 नालियां हैं मुंह में, एक इधर नाली है, 2 जीभ के नीचे जो थूक बनाती है। एक दिन का कम से कम 1.5 लीटर थूक बनता है। अब वो 1.5 लीटर थूक आप रोज पी रहे हो अपने शरीर में, थूक नहीं रहे आप 1.5 लीटर, तो वो आपका पूरा प्रोसेस है बॉडी का, और आप उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं हम। तो आपको कब माउथ वॉश यूज करना है, कैसे करना है, प्लीज अपने डेंटिस्ट से जाएं और पूछें। मतलब यूज करना इज नॉट बैड, पर एक्सेस ओवर यूज और रेगुलर यूज नहीं, अपने आप की सलाह से जैसे कई लोग कहते हैं हम तो यूज करते हैं रोज, मतलब बिना जाने आप सारी चीजें यूज कर रहे हो, तो वो गलत है। जैसे अभी तक हम ऑयल खा रहे थे, अवेयरनेस नहीं होना इज अ बैड थिंग। तो यूज ऐसा नहीं कि कोई चीज खराब है, जैसे दवा खाते हैं, दवा खाना खराब नहीं है, जब जरूरत है तब खाओ, तब रिकमेंडेशन के हिसाब से जरूरत के हमेशा अपने डेंटिस्ट से पूछ के कि डॉक्टर साहब ये कितने महीने करना है, कैसे करना कितने है, टाइम करना, कितना टाइम करना, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से करना है, या कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है, अगर कुछ दिन छोड़ के करना है, और कौन सा कंटेंट है उस पे भी डिपेंड करता है। क्या प्रोबायोटिक या ऐसे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं आजकल, व्हाट इज दैट, इज इट गुड? वो भी एक्चुअली वो ओवर मार्केटिंग है। जैसे प्रोबायोटिक गट के लिए भी आ रहे हैं, मुंह के लिए भी आ रहे हैं, तो प्रोबायोटिक अगर आप डाइट अच्छी रख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक की भी जरूरत नहीं। वही है कि किस चीज में जरूरत है। जैसे प्रोबायोटिक दही भी प्रोबायोटिक है आपका, तो जो बैक्टीरिया ही हैं वो एक तरह से प्रोबायोटिक इज बैक्टीरिया। अगेन इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, उसको इससे बेटर प्लेस करके कोशिश किया जा रहा है। जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे हम, अब उसमें क्या प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, क्या केमिकल्स हैं, तो वो पूरा उसका कंपोजिशन देख के डेंटिस्ट डिसाइड कर सकते हैं, या उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं किसमें जरूरत है। क्योंकि प्रोबायोटिक तो गट अगर आपका ठीक होगा तो मुंह अपने आप भी ठीक रहेगा। तो उसमें मतलब बैड ब्रेथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, कई लोगों को जो बैड ब्रेथ होती है उसमें हम माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, या ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में हम लोग करते हैं, तो लेकिन वो जितना जरूरत है उतना करें। और अगर कई बार स्मेल जो है आपकी गट की वजह से भी होती है, तो गट पहले ठीक होना चाहिए। दूसरा आपका जो मसूड़े हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब दांतों से भी ज्यादा मैं देखूंगी इग्नोर्ड जो है मसूड़े हैं, जो रेगुलर आपके जो मसूड़े हैं, तो बेचारे रोज ही कर रहे हो, मसूड़े तो बेचारे मर रहे हैं हमारे। जो हमारी क्लीनिंग, इसकी प्रोफेशनल क्लीनिंग, जैसे साल में आप एक बार दिवाली की सफाई प्रॉपर करते हैं घर की, तो मसूड़ों के लिए भी आप एक बार जाएं और अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। उसमें क्लीनिंग में कोई हार्म नहीं है। एक मिथ फैला हुआ है कि भाई दांत खराब हो जाते हैं, मेरे पास आके पेशेंट कह रहे हैं हमने कराई थी दांत हिल गए, हिल ही नहीं सकते क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक स्केलर है। अगर आप एक अच्छी जगह जाके करा रहे हैं पर जहाँ पे सारी चीजें यूज हो रही हैं, तो दांतों की हेल्थ मेंटेन रहेगी उससे। अगर आपको जरूरत है तो वो बताएंगे क्लीनिंग की, नहीं है तो वो नहीं बताएंगे। तो नॉर्मली आप क्लीनिंग रेगुलर अगर कराएंगे तो आपको पायरिया या जो पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस टाइप की प्रॉब्लम नहीं डेवलप होंगी। रेगुलर का क्या फ्रीक्वेंसी है? रेगुलर आप 6 महीने साल में एक बार करवा सकते हैं नॉर्मली, जो रिकमेंडेड है। पर इसमें स्केलिंग कहते हैं, वही स्केलिंग, या इसमें भी क्या है, टीथ क्लीनिंग बेसिकली। टीथ क्लीनिंग का मतलब अभी तो उसमें गम क्लीनिंग भी एक पार्ट होता है। गम ही क्लीनिंग नेचुरल, that is a gum cleaning. There is a pocket in between a teeth and a gum. कोई नॉर्मल नेचुरल पॉकेट भगवान ने बनाया कि भैया यहाँ पर आपका खाना रुकेगा और वो अपने आप निकल जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो चीज भरनी शुरू हो जाएगी तो वो एक बीमारी का रूप ले, मतलब उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, तो खाना फंसने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ब्रशिंग के बेसिक्स ही क्लियर कर लेते हैं कि कितना बार करना चाहिए, कब करना चाहिए, और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। माउथ का कौन से एरिया होते हैं जहाँ पे हमें ब्रशिंग के टाइम ज्यादा फोकस करना चाहिए। ब्रशिंग डॉक्टर गौरव देंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि पेशेंट को बहुत डिटेल समझाते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर गौरव समझाए। ब्रशिंग ना, ये मैं पूरा हिंदुस्तान जानता है ब्रश करना, ठीक। हर बेचारा कोई भी व्यक्ति, सबको पता है कि सुबह सुबह उठना है और ये दांत रगड़ने अपने बैठ के, दांत रगड़ने हैं बैठ के, ये सबको पता, कंधे तक की ताकत लगा दी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को बस ये पता है कि एक ब्रश सुबह करना है, और ब्रश को सुबह सुबह ये कंधा चलाया और ब्रश करा। मैं इसके ऊपर इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको ब्रशिंग का पता है। ब्रशिंग से खराब क्या हो रहा है मैं वो बताना चाहूंगा। लोगों का तरीका जो है वो गलत है। आज की डेट में और भी बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने देखा कि लोग ना बताते हैं ब्रश ऐसे करना है, ऐसे करना है। अरे प्रभु, इसका बहुत ही कंसेप्ट एक छोटा सा है। सिर्फ कलाई की ताकत लग रही है ब्रश करने में। अगर इससे ऊपर ताकत जा रही है आपके ब्रशिंग में,
दैट मीन्स कि यू आर डूइंग रॉन्ग। और जो इलेक्ट्रिक में आ गए हैं आजकल, सब कुछ इलेक्ट्रिक ब्रश भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रश का मतलब समझिए ना, आपसे पकड़ के बैठे हुए, पकड़ के बैठे आपने एक पेन लिया, पेन को मतलब एक ब्रश लिया। एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली लिया है, तो उसमें ये कहीं मैं वीडियो देख रहा था कि 4 सेकंड एक दांत पे रखो, यहाँ रख लो। अब वो सिर्फ क्या क्या रहा है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, धीरे 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 वहां पे अंदर उसके रोटेट हो रहा है ब्रशेस, ठीक। अभी वही कंसेप्ट है, मैं ब्रश सुबह ले रहा हूँ, अब ये मेरा पूरा कंधा हिलता है, ओके। तो ये पूरा प्रेशर जो है ब्रश के ऊपर कितना दांतों पे जा रहा है। चाहे आप सॉफ्ट ले लो, चाहे आप मीडियम ले लो, चाहे आप हार्ड ले लो। फिर बड़े बड़े कंपनीज आ गए कि सॉफ्ट ब्रश, ये ब्रश। अरे प्रभु, पहले कंधा यूज करना बंद करो, तो आपका दांत घिसेंगे नहीं। ब्रशिंग के लिए अगर मैं आपको फिर जैसे अभी हम लोग अगर बताएंगे, तो अल्टीमेटली कंधे की ताकत नहीं लगानी है। कंधे की ताकत लगाने में कहीं ना कहीं हम लोग दांतों की इनेमल की सतह को घिसते हैं, और वो घिसने से हमारे सेंसिटिविटी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट करना क्या है, कंधे की ताकत नहीं लगानी, और ब्रश को ऊपर से नीचे हल्के हाथ से और नीचे से ऊपर, बस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ब्रश को ले जाओ। सॉफ्ट ब्रश यूज करो भाई, ज्यादा रगड़ो मत, ज्यादा घिसना नहीं है। कोई पार्ट इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर दांत के तो सारे में सभी जगह आपको ब्रशिंग कोई पार्ट नहीं, 32 के 32 इंपॉर्टेंट है भाई। करेक्ट। तो सब दांत को एक एक करके हर टूथ सरफेस को अच्छे से क्लीन करें, समय दें। नहीं, जो जनरली इग्नोर्ड होता हो, मेरा मतलब 30 सेकंड में ब्रश करते हैं, ये इग्नोर्ड है। जो आप देखते हो कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पे आप अगर हाईलाइट करना चाहें। 90% कैविटी पीछे होती है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस है हमारा ना, बड़ा पार्ट है दांत का, और दांत के ऊपर खाना जहाँ रुकेगा वहीं पर कैविटी होगी। या अक्कल दाढ़ के सबसे पीछे की भारी सतह, ये बाहर की तरफ गाल और दांत के बीच में खाना रुक जाता है, दिखता भी नहीं है लोगों को। पीछे तक ब्रशिंग डालना कई बार लोगों को डिफिकल्ट होता है, तो वहां जाके फूड लॉजमेंट होता है, तो थर्ड मोलर के पीछे कैविटीज ज्यादा मिलती हैं। प्लस हमारे दांत फ्लैट नहीं होते, फिशर्स होते हैं, मतलब उसमें गड्ढे जैसे नेचुरल होते हैं, जो कि सेल्फ क्लींजिंग होते हैं। लेकिन उसमें जब खाना बार बार आप खाओगे, रुकने लगता है, तो वहां पे डिके फॉर्मेशन होने लगता है। तो और अंदर की सरफेस, लोग अंदर की साइड ब्रश नहीं करते, नीचे की जैसे अंदर की है, 30 सेकंड में ब्रश ना करें, सबसे ज्यादा वहीं पे जमता है आपके, तो वो एक चीज प्रॉपर्ली आपको क्लीन करनी है। तो ब्रशिंग नॉर्मली आप करिए, ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन लेके ब्रशिंग करनी है, बस नॉर्मल आप ब्रशिंग सुबह शाम रखिए। नाइट ब्रशिंग भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, नाइट ब्रशिंग अगर कर सकते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉर्निंग ब्रश से भी इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा। तो नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अवॉइड करते हैं। और खाना खाने के, जैसे हम लोग सुबह सुबह ब्रश कर लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो कई लोग रिकमेंड करते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रशिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अगर नाइट ब्रशिंग भी हम कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद भी कर सकते हैं। एक चीज इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं कि पेस्ट अगर नहीं भी लगा रहे, तो आप खाली ब्रश को पानी में डिप करें अपना, और हल्के हाथ से ब्रश को ही मूव कर ले। मेन मोटो इस खाना निकल जाए, मैकेनिकल क्लीनिंग, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें आप, इसका नहीं है कि मुझे पेस्ट ही लगाना है रात। तो पहले जो ये ऑप्शन आते थे दंत मंजन और दातुन, इससे लोग करते थे, तो दैट इज आल्सो इफेक्टिव इफ डन राइटली, इफ डन करेक्टली, और उसमें एब्रेसिव ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब एक ऐसे पाउडर आते थे भाई, दांत पे घिसोगे तो दांत घिस जाएंगे, लोग पहले राख से भी दांत साफ करते थे, अच्छी चीज थी, लेकिन उसमें एब्रेसिव पद्धति ज्यादा होती थी, जिससे कि दांत का हमारा इनेमल सरफेस घिस जाया करता था, तो वो कहीं ना कहीं पर दिक्कत। अब्रेसिव मतलब जो पार्टिकल साइज है, तो वो दांत को घिस रहा है। जो व्हाइटनिंग पेस्ट भी कई आते हैं, जैसे बहुत सारे, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, पर कई पेस्ट जो आते हैं व्हाइटनिंग, आयुर्वेदिक भी कह लो, वैसे भी कह लो, तो अब्रेसिव पार्टिकल्स अगर ज्यादा है, जो वो दांत को इनेमल को घिस रहा है कहीं ना कहीं, तो बहुत ज्यादा अब्रेसिव दंत मंजन में कईयों में थे, जिसकी वजह से उनको रिकमेंड किया गया। दांत घिसे हुए मिलते थे जो भी दंत मंजन करते थे, तो वो सीधा सीधा बता रहा है कि वहां पे आपके अब्रेसिव पार्टिकल, तो दांतों से खराब नहीं थी। नीम की तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसा नहीं आप दातुन करिए, होम रेमेडीज, पुराने 40 साल पीछे चले जाइए ना, आप सरसों के तेल से और हल्दी से मसाज करिए। मैं अभी भी कई बार रिकमेंड करती हूं अपने मैक्सिमम पेशेंट को बोलता हूँ कि भैया देसी इलाज चाहिए तो सरसों का तेल ले लो और हल्दी ले लो और बहुत चुटकी भर नमक लेके लो और हल्का 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 मसाज करते रहो। और नॉर्मल आप नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल खाने योग्य नारियल तेल है, साउथ में तो सबसे, और नारियल तेल की प्रॉपर्टी प्रूवन है कि वो स्किन के लिए अच्छा है, आपके मसूड़ों के लिए अच्छा है, प्लस हल्दी की आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, क्योंकि प्रूवन रिसर्चेस नहीं है, पर ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान भी नहीं है। खराब थोड़ा ना, हेल्दी वैसे खा रहे हो, मसाज कर लोगे तो क्या नुकसान है, चली जाएगी पेट। क्योंकि जनरली हम देखते थे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के लोग हैं, उनके दांत अभी तक भी, जब तक वो 70s 80s में थे तब तक स्ट्रॉन्ग था, और अभी हम जो देख रहे हैं
जनरेशन 60-70 तक आते आते 60-70 सबके दांत खराब हो चुके। उसका दोनों रोल था कि एक तो स्ट्रेस भी नहीं था, प्लस आपकी खाने की जो हैबिट्स थी वो रिफाइंड नहीं थी, जैसे पहले आपने हमने हैबिट्स और च्यूइंग वाला आपने ऑलरेडी बताया, तो वो सेल्फ क्लिनजिंग हो जाते थे। उसके साथ फाइबर खा रहे हो, ये भी पूछना था शुगर का क्या रोल है, आप तीनों चीज एक साथ बताइए। शुगर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी जो हम सारी चीजें खा रहे हैं सब में शुगर ज्यादा है, तो कोई भी हम चीज ले रहे हैं मुंह में, क्या कैविटीज लगने का मेन कारण शुगर है। मतलब कोई भी जो खाना है वो अल्टीमेटली शुगर में मुंह में कन्वर्ट हो रहा है और एसिडिक इन्वायरमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इनेमल लॉस हो रहा है, हमारा इनेमल में डिके हो रहा है। तो ऐसा कोई कीड़ा नहीं है हमारे मुंह के अंदर, बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर है। एक चीज मुझे याद आ गई, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो बस में लोग आते थे, अब बेचारे उनका भी वो एक सामान बेचने आ रहे हैं तो सामान बेचा करते थे, 10 रुपए का पाउडर बेचा करते थे, और कीड़ा मर जाए निकाल के दिखा दूंगा। और मेरे सामने 2-3 बार जो है वो क्या करते थे मुझे नहीं पता, और कीड़ा मतलब बेसिकली आज तक लोग जो सबसे पहले क्लिनिक में घुसता है, डॉक्टर साहब कीड़ा लग गया है। अरे कीड़ा लग गया, दैट इज ओके, दीज आर बैक्टीरियाज, यस वो कीड़े हैं, लेकिन कोई चलता हुआ कीड़ा लेकिन नहीं आपको दिखेंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं। तो मैं हर अपने व्यूअर्स से कि कोई कीड़ा नाम की चीज नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि कीड़ा आपको चलता हुआ दिखेगा या कीड़ा आपको ऐसी कोई चीज, कोई आपको अगर इस तरीके से बहका रहा है तो वो गलत है। ये एक बैक्टीरियाज है, एसिड फॉर्म बना इनेमल के ऊपर, बैक्टीरिया से मुंह के अंदर, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ने चीनी खाई, एसिड बनाया, एसिड बना के हमारे को जो है इनेमल को खराब किया। इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि एसिड बना, अब जैसे आप बार बार शुगर खा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक घंटे में आप मंचिंग कर रहे हो, वो हमारे वैसे भी खाने के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हो तो उसमें बोला जाता है, अब साइंटिफिक में भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, कड़ी भूख लगने पे खाएं। तो हम जो बार बार मंचिंग करते हैं उससे भी आपकी कैविटीज होंगी, प्लस अगर आप शुगर ही ज्यादा खा रहे हो तो शुगर तो ऑलरेडी मतलब आपका रिफाइंड शुगर है, तो वो सीधा उसमें कन्वर्ट होगा और एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। फाइबर डाइट लोगे तो वो लेस शुगर में कन्वर्ट होगा, रोटी भी शुगर में कन्वर्ट होगा पर कम होगा। तो जो आप मीठी चीजें ज्यादा ले रहे हो तो उनसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन फ्रूट्स भी आपको कैविटीज दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं, अति किसी भी चीज की खराब है। और बार बार खाना नेचुरल स्वीट जो है जूसेस भी दे सकते हैं। जूसेस अगर आप कह रहे हो तो वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट मुंह में तुरंत क्रिएट करता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक टाइम ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। उसके बाद पानी पी लीजिए, मतलब कुछ भी आप बहुत ज्यादा शुगर वाला जूस ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो हैव अ वाटर, तो सिप ऑफ वाटर ले लोगे तो वो वहां से हट जाएगा, रुका नहीं रहेगा। कांस्टेंट अगर कोई चीज रुकी रहती है दांतों के ऊपर तो वो भी बार बार आपको कैविटीज देती है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसको इस तरीके से बोलेंगे, हमारे बुक में ना लिखा हुआ कीड़ा लगने का कारण क्या है। लोग डॉक्टर साहब मैं ब्रश भी करता हूँ मेरा कीड़ा लग जाता है, तो खाली एक कारण नहीं है, 10 पॉइंट्स है हमारे बुक के अंदर की कैविटी लगने का 10 पॉइंट है। आपकी टूथ की शेप कैसी है, आप कितनी बार जो है ब्रश कर रहे हैं, आप कितनी बार जो है मतलब आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर डाइट कितनी है, आपका सलाइवा का बफर कितना है, सलाइवा का पीएच कितना है। उसके बाद आपका जो इनेमल का सरफेस है, जब बच्चा पेट में था तो उस टाइम पे मदर ने क्या खाया कि इनेमल की कोटिंग हमारी कैसी आई, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत तो इतने सारे फैक्टर्स है। तो खाली एक फैक्टर लेके नहीं कि मेरे बेटे को मैंने चॉकलेट खिलाई जी डॉक्टर साहब, अरे आप उसका ध्यान भी रखो। चॉकलेट खिला रहे हो अच्छी बात है, मैं भी खिलाता हूँ बच्चे को, चॉकलेट खिलानी है, लेकिन चॉकलेट खिलाने के बाद एक बार पानी पिला जो डॉक्टर साहब ने बोला, ये बार बार ना खिलाए। तो इस चीज को थोड़ा, और चॉकलेट में भी शुगर आजकल ज्यादा एडेड है, नहीं तो नॉर्मल जो चॉकलेट होती है जिसमें शुगर कंटेंट कम। चॉकलेट खाना भी खराब नहीं है, हम तो कहेंगे जी आप जो है डार्क चॉकलेट है, जो डार्क चॉकलेट खिलाइए। आप डार्क चॉकलेट कभी भी दांत खराब नहीं करेगी। आप खिला रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहले वाटर से माउथ रिंस, वाटर से या ज्यादा चिपक रहे हैं आप अपना थोड़ा सा। अच्छा भाई वो तो किसी भी खाने के बाद हमें एकदम पानी नहीं पीना होता, आधा घूट तो पानी पी के एक बार रिंस करके तो पी सकते हैं ना, कि सारे फूड पार्टिकल अंदर चले जाए पेट के अंदर। भाई नॉर्मल खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट गिलास भर के पानी मत पियो, एक छोटा सा सिप अपना लेके स्विच करके अपना अंदर पानी पी जाओ, तो सारे पार्टिकल्स सब अंदर चले गए आपके सलाइवा के साथ। सलाइवा भी आजकल जैसे डाइट की वजह से भी, और कई लोग दवाइयां लेते हैं तो उसकी वजह से भी सूखा मुंह जो लोगों का रहता है तो वो भी कैविटीज को बढ़ाएगा। मतलब कई लोगों को जो बीमारियां हैं उनकी वजह से वो दवाई ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो जो मुंह को सुखाती हैं वो भी है। कई बार लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जिसके लिए उन्हें इलाज लेना पड़ता है, कई बार आपकी डाइट की वजह से भी। तो अगर आपका मुंह सूखा रह रहा है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, वो भी एक कैविटी लगने का बहुत बड़ा कारण है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ ध्यान रखते हुए भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, माइक्रोब्स का कैसा कंसंट्रेशन, तो बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल है, पर वो सभी चीजों में है।
तो लेकिन अगर आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे तो उससे बचे रहेंगे और टाइमली डेंटिस्ट के पास दिखाइए, वो पहले ही आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले आप प्रिवेंशन की तरफ जाइए रेदर देन क्योर। हमारे इंडिया में क्या है, जब सारी चीजें हो जाती हैं तब हम इलाज कराने आते हैं कि थोड़े दिन दर्द होता रहा, सेंसिटिविटी होती रही, हम बियर करते रहे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कि अभी तो ठंडा ही लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, बैठे रहे। सेल्फ मेडिकेशन एंड डेंटिस्ट्री इज नॉट और एक्सपेंसिव। बहुत सारे पेस्ट है हमारी कंट्री में जो सेल्फ बता रखे हैं कि सेंसिटिविटी है तो ये कर लीजिए, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो पहले हम वो सारी चीजें अब यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट के बाद ऐड देख देख के, आपके पड़ोसियों ने बता दिया, गूगल ने बता दिया, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एट द एंड उसमें नुकसान किसका है? लोग डेंटिस्ट्री महंगा है, डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज, और इट्स नॉट डेंटिस्ट्री, मेडिकल फील्ड इज एक्सपेंसिव। अगर हम थोड़ा सा भी जो है ध्यान देंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो आगे दर्शकों के लिए जो है अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, तो बस प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना आपको, तो अपने आप ही सारी चीजें। एक और बहुत बड़ी चीज है जो बार बार इंडिया में मीडिया में और हर जगह हाईलाइट होती है, ओरल कैंसर का रेट इंडिया में बहुत हाई है। उसकी रीजन शायद च्यूइंग टोबैको की एक हैबिट है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर साथ साथ सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, वो भी एक बहुत कॉमन हैबिट है। लेकिन इसका क्या रीजन है? कुछ और भी रीजन है या ये टोबैको ही सबसे बड़ी वजह है कि हम ओरल कैंसर में इंडिया को कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर इंडिया में जो हो रहा है, जैसे 20 to 30% जो कैंसर बढ़ रहा है, वेस्ट में नहीं है ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे स्मोकलेस टैबाको का फॉर्म नहीं है, जो गुटखा खाया जा रहा है या हमारा जो चुइंग वाला टैबाको है वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और इसके लिए मैं बहुत जिम्मेदार एड्स को भी मानूंगी जो यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं, एक तरह से एड्स आते हैं। मेरी नफरत है केसरी, मतलब आई विल नॉट टेक एनी ब्रांड, लेकिन केसरी का जो ऐड दे रहे हैं। हाँ, आप इसमें फिर मीडिया बहुत बड़ा रोल है, और हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर दोबारा से वही ये बात वहां तक जानी चाहिए कि बच्चों को जो बताया जा रहा है ना कि इलायची का ऐड है, अरे इलायची का ऐड है, लोग इलायची नहीं खा रहे हैं भाई, लोग तो गुटखा खा रहे हैं ना बाजार में खड़े, कि भाई वो बड़ा सेलिब्रिटी जो है ये खा रहा है। हाँ। क्योंकि सेलिब्रिटीज का काम है अपने देश की जनता को सही चीज बताना। मैं फेमस हूँ भाई, मेरे को 17 साल हो गए डेंटिस्ट्री का। आई थिंक ये इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है गुटखा। एग्जैक्टली, कहीं मैंने नहीं सुना था। यहाँ से लोग, मेरे पेशेंट ऐसे ऐसे हैं कि वो विदेश जब जाते हैं ना, फॉरेन, वो रजनीगंधा ना पैकेट भर भर के लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब वहां मिलेगा नहीं। मैं और एक यार मतलब आप डॉक्टर साहब ये ले जाता हूँ, बाकी सब तो मिल जाता है। और एक चीज आजकल तो ये भी शायद बाहर मिलने लग गया, मुझे पता नहीं है, 2-3 साल पहले। गुटखा, चैनी खैनी, मतलब जो भी स्मोकलेस टैबाको फॉर्म है जो इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है। स्मोकिंग भी रीजन है, लेकिन गुटखा जो खाना जो यहाँ पे पाउच बना रहता है वो ओरल कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मेन मुख्य कारण यही है, बहुत सारे अलग कारण है जिसपे हम आएंगे। पर इससे क्या हो रहा है, जैसे जब आप खा रहे हो और लोग जो एड देख के खा रहे हैं, तो ये यंग जनरेशन में जब यंग लोगों को देखती हूँ जिनको कैंसर हो जाता है या डायग्नोज कराने आते हैं, तो बहुत ही मतलब आप अगर बच सकते हैं इससे। बंद हो गया है, लोग, बहुत लोगों का मुंह नहीं खुलता है, जो लोग चुपचाप छुपा के ना कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे ने मुंह में हाथ रख लिया, पढ़ रहा है और सलाइवा आ रहा है, सो पीता जा रहा है। सुपारी बहुत बड़ा रीजन, यहाँ पे ये पाउच सुपारी, बहुत सारे लोग बीटल नट चुइंग जो है, जो बीटल नट बहुत ज्यादा आती है किसी भी चीज की, तो उससे एक बीमारी होती है, कैंसर नहीं होता, OSMF कहते हैं उसको, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, दैट इज प्री कैंसरस कंडीशन। मुंह खुलना बंद हो जाएगा, फाइबर्स रहेंगे, कसाव आ जाएगा। तो ये आप ईस्ट यूपी में देखेंगे तो इसका थोड़ा सा ट्रेंड है, पान में रख के खाते हैं। वैसे भी सुपारी चुइंग, मेरे पास जब मैं कॉलेज में थी, 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी मम्मी सुपारी खाती थी, तो उसकी वजह से वो बच्चा कितना 10 साल का भी नहीं होगा, वो सुपारी मुंह में रखता था और उसका मुंह स्विच से खुलना बंद हो गया था 10 साल की। तो ये वाले जो प्रेवलेंस है कि जो अवेयरनेस नहीं है गरीब जनता में, प्लस एड देख के आजकल यंग जनरेशन में, या जो बहुत वेल्दी है मीडिया तो वो भी खा रहे हैं। हाँ। ये पॉडकास्ट शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऐसी देखता हूँ कि लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी उसका प्रमाण नहीं है। आप बिना प्रमाण के कोई भी चीज आप जो है, बस सोशल मीडिया में क्या है कि आपने बस एक चीज अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ भी आपको लगा कि भाई ये चीज बोल तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरी रील वायरल हो जाए। अरे रील वायरल होने के लिए आप कंटेंट पे ध्यान दें, आप सही चीज बोले जिससे कि दर्शकों तक हमेशा सही चीज पहुंचे। और एक चीज आपने जो गुटखा बोला, उसके पैकेट पे ही अगर आप देखोगे तो वो कैंसर का फोटो बना रहता है बहुत सारे पे, तो लोगों को पता है कैंसर हो रहा है, फिर भी वो खा रहे हैं क्योंकि उन्हें सीवियरिटी नहीं पता। टैक्स मिल रहा है, दारू भी बुरी चीज है, गुटखा भी बुरी चीज है, आपको मैं टैक्स है तो लोग देते हैं, लोग खाते हैं, लोगों को पता है। लेकिन अगर खाते भी है तो थोड़ा सा उसको सही तरीके से खाएं भाई, क्योंकि एक जगह से दबा के रखोगे, इसको पीते रहोगे, आपका पाउच बनेगा, आप परेशान होंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, छोटे में हम इसको नहीं ले सकते, ये फैलती जल्दी है। दूसरा एक कारण तो हमारा गुटखा हो गया, दूसरा हमारा कारण है कि कई बार मुंह में वायरस रहते हैं, HPV वायरस रहता है जो इसको प्रेवेलेंट करता है। वेस्ट में ही ज्यादा प्रेवेलेंट है। वेस्ट में मतलब अगर ओरल कैंसर हो रहा है तो
80% वो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, Yes. और जो इंडिया में हो रहा है वो गुटखा की वजह से 80% है, 20% हमारे वायरस की वजह से। Okay. उल्टा रेशियो है, क्योंकि वहाँ पे लोग गुटखा नहीं खाते। स्मोकिंग, अल्कोहल भी इसका रीजन है, क्योंकि वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप मतलब वो अगर आपका हो रहा है कैंसर तो वो बढ़ाएंगे सेल्स को। कैंसर क्या है, मुंह के अंदर के सेल्स ही आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, वो तो उसको बढ़ाएंगे। कंपेरेबल होगा। प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ वही मैं बोलने वाली थी, एक कई बार हम लोग जो इग्नोर करते हैं, कोई गुटखा भी नहीं खा रहा, बाकी चीजें भी नहीं खा रहा, कई बार शार्पनेस आ जाती है थर्ड मोलर की वजह से। दांत कई लोगों के घिसे होते हैं जिनके शार्प होते हैं, तो गाल कटने लगता है। तो कई एक ऐसे पेशेंट है जीभ भी बहुत कटने लगती है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल अगर ट्रॉमा हो रहा है, जैसे पेशेंट्स जो है इस चीज को ना बहुत इग्नोर करते हैं, और खासकर गुटखे, बहुत से पेशेंट गुटखे खाते छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब 10 साल से छोड़ा हुआ है, अब मैंने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं के दांत ना ज्यादा जल्दी, उन्होंने गुटखा खाया तो दांत जल्दी घिसे, अब वो शार्प हो गए। पहले के इफेक्ट बाद में पहले के इफेक्ट्स बाद में भी आते हैं। तो जो लोग गुटखा भी छोड़ रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर टूथ शार्प है तो वो शार्प ना रहे। मेरे 2 पेशेंट को जो है कैंसर हुआ है, और वो उनको समझाने के बावजूद उनको लगा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या राय दे रहे हैं, वो गुस्सा होकर चले गए थे अंकल। और वो 3 महीने बाद जब लौट के आए, उनकी वाइफ लेकर आई, तो बेटा आपने सही राय दी थी, और मैं बस हम डिसाइड नहीं कर पाए उस टाइम पर, पूरा ये हिस्सा कटा उनका, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो शार्प टूथ एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी कुछ भी अगर हल्का तो कोई एक अल्सर जो खत्म नहीं हो रहा हो 3-4 दिन के अंदर, शार्प टूथ से जीभ कट रही हो, गाल कट रहा हो, ध्यान रखें। अरे अल्सर अगर कोई नॉन हीलिंग है, 3 हफ्ते तक चल रहा है, तो जरूर दिखाएं। और ये सारी अगर चीजें अगर शार्प टूथ की वजह से हो रही है, तो जब प्रिवेंटिवल है तो आप टाइम से अगर दिखा लेंगे, तो वो दांत अगर बार बार कर रहा है तो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ट्रिम कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। तो लोगों को पता नहीं चलता, इधर उधर घूमते रहते हैं और लेट तक रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं। तो वो अगर कांस्टेंट कोई भी ट्रॉमा अगर मुंह में है, तो वो सेल्स को एग्रीवेट करेगा, और उसकी वजह से भी आपको कैंसर आराम से हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये टोबैको की जो परेशानी है, कहीं ना कहीं मैं जो अपनी रिसर्च से समझ पाया हूँ, ये भी वही अंग्रेजी शासनकाल पे जाती है, जिसकी जो हमारे डायबिटीज की बीमारी, हार्ट की बीमारी, चाय की बीमारी, ये सब बीमारियां हम कहीं ना कहीं उसी से जोड़ते हैं। तेल की बीमारी जो हमें आई थी, और मैंने कई गुटखा या गांव में जब मैं जाता हूँ या अपने लोगों से मिलता हूँ जो ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे सुना है कि उन्हें सेंसिटिविटी का एकदम खत्म हो जाती है, एकदम आभास ही नहीं होता कि गर्म है कि ठंडा है। चाय भी वो ऐसे ही पी जाते हैं, ठंडा पानी भी ऐसे ही पी जाते हैं। उसका क्या रीजन होता है? एक बार डॉक्टर गौरव लेंगे इसका तो आंसर। रीजन लोगों को चीजें अच्छी दिखती हैं, उसके बैड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो अच्छी क्या है भाई, उनको मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं गुटखा खा रहा हूँ, मेरा कीड़ा ही नहीं लगता। अच्छा, भाई मेरे कीड़ा ही नहीं लगता तो मैं खुश हूँ। कीड़ा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो लगातार च्यूइंग चल रही है। आप समझिए भाई, गुटखा मुंह में डाल लिया, आप भैंस की तरह जुगाली कर रहे हो लगातार। अब जुगाली कर रहे हो तो आपका ऊपर का सरफेस ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आप नहीं देख रहे हो। भाई गुटखा खाना जर्नली जो शुरू होता है वो 18-20 साल की उम्र से, कॉलेज टाइम से ही शुरू हो जाता है। 90% जो यारी दोस्ती हमारी होती है वहीं से शुरू होता है। और पहले के पीछे चले जाए तो जब हम लोग चौपाल में बैठते थे, भाई किसी ने बीड़ी पकड़ा दी, किसी ने भाई थोड़ी सी चेनी बना के दी, वहां से शुरू हुआ था। तो ऑटोमेटिकली जो ये चीजें हम लोग, उसके अच्छी चीज क्या है कि मेरे को सेंसिटिविटी नहीं हो रही, मेरे को और चीज नहीं हो रही, लेकिन बुरी चीज तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो जिस दिन वो गुटखा छोड़ेगा, उस दिन उसके दांतों में जो क्रैक्स आए हैं, जो उसके अंदर परेशानी है, वो तब उसको दिखती है, सारी निकल आएंगी। और जब वो नहीं भी छोड़ रहा है तो उसके टाइम पर आप और बीमारी साथ में लेके चल रहे हो। और सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग बात करें तो दांत के अंदर सेंसिटिविटी 3 तरह की है, 4 तरह की, ठंडा, गर्म, मीठा और खट्टा। डॉक्टर साहब, मीठा सेंसिटिविटी, जैसे हम लोग कहते हैं, मीठा हमारा कैविटीज से ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कैविटीज होना स्टार्ट हुई तो आपको थोड़ा मीठा लगना शुरू हो जाएगा, जर्नलाइज अगर मैं बात करूं। फिर ठंडा सेंसिटिविटी, मीठा लगना मतलब मीठे से मीठा कोई, हाँ मीठा कोई चीज खा रहे हो तो उसके बाद हल्का सा पता चलेगा मीठा, पेशेंट आगे कंप्लेन करे। तो नॉर्मली जैसे कैविटीज थोड़ी डीप होने लग गई, जो आपके नेचुरल फिजर से वहाँ बैक्टीरिया ने थोड़ा इनामल का इरोजन कर दिया। तो इनामल पे बहुत ज्यादा हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनामल हमारी जो है इनऑर्गेनिक है, ज्यादा उसमें सेंसेशन नहीं रहता है, आपको हल्का मीठा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सेंसिटिविटी होगी ठंडे की ज्यादा शुरू होती है। तो ठंडे की कई लोगों को होती है, और लोगों में भी अलग अलग है। कई लोगों में बिल्कुल ही सेंसिटिविटी, मीठा ठंडा ऑलमोस्ट पैरेलल भी हो सकता है। किसी को सिर्फ ठंडा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, किसी को सिर्फ मीठा लग रहा है और वो डीप हो गया, कैविटी पता लगा। तो हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का टूथ स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का पल्प जो है वो कितना हाइट पे है डेंटिन के अंदर वो अलग है, हर एक का सेंसेशन अलग है। तो हर पेशेंट के लिए चीजें वेरी करती हैं। तो हम लोग वही ना, सेल्फ मेडिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया। तो लोग सेल्फ मेडिकेशन ना अपने, किसी को ठंडा लग रहा है, उसकी हो सकता है आरसीटी होनी हो, किसी को ठंडा नहीं लग रहा,
और उसकी भी आरसीटी होनी है। तो अच्छा। बेसिकली ट्रीटमेंट तो वो डेंटिस्ट ही डिसाइड कर पाएगा, सेल्फ मेडिकेशन डॉक्टर के करके पास जाएं और अपने ना डाइनिंग टेबल पे या फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करके हम लोग अपने लिए परेशानी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी की भी कई रीजन है, एक दांत की वजह से सेंसिटिविटी है, सारे मुंह की चार वजह से आपने बताया, sensitivity सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, मीठा, ठंडा, गरम और चौथा क्या था? है। गरम और खट्टा। खट्टे से भी अच्छा खट्टे से भी अगर आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो, नींबू पानी वगैरह पी रहे हो, तो अंदर दांत की जो अंदर की सतह है वो इरोडेड हो जाती है, तो आपको खट्टी चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीजों का अलग अलग एसिड रिफ्लेक्स इरोजन बोलते हैं हम लोग। इरोजन बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों के दांत अंदर से एकदम स्मूथ हो जाएंगे, चिकने, और वो इतना बड़ा फैक्टर है कि जिसको एसिडिटी ज्यादा बनती है उसके अंदर की पूरी एनामल चली जाती है बेचारी, और वो सेंसिटिविटी उसको विकट सेंसिटिविटी होती है। हमारे पेशेंट्स हैं, एक केस हम लोगों ने किया था वेनियर का, एक टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे, स्माइल डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। उस पेशेंट में हम लोग सेंसिटिविटी खत्म करने के लिए हमारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सारे एरोडेड दांत थे उनको एसिड रिफ्लेक्स भी बनता था, दांत घिस भी गए थे, एंड शी इज 45। आज वो अच्छा हंस रही है, लेकिन अच्छा हंसाने में कितनी मेहनत हो गई हमारी, हमें समझ में आया। दो हम क्यूरियस, बट मैं अभी इसको स्किप करूंगा वरना आई थिंक ये पॉडकास्ट लंबा खिंच जाएगा। कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हमने पॉडकास्ट जहाँ से स्टार्ट किया था कि माउथ इज द गेटवे टू ऑल द डिसीजेस ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कहीं लोग कह रहे हैं कि हार्ट से भी बहुत, हार्ट प्रॉब्लम जो होती है उससे डायरेक्ट लिंक है, थायराइड से लिंक है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जिसे हम कहते हैं उससे भी कुछ लिंक है। तो प्लीज ये एक बार थोड़ा एलिब्रेट करिए कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी हम लोग पहले सपोज हार्ट से, मैं हार्ट का बताती हूँ। मैं पहले हार्ट का हम शुरू करते हैं। हार्ट पे तो रिसर्च प्रूवन है कि जैसे जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं, अगर आप जैसे अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रखते और आपके मुंह में प्रोसेसेस हैं, ब्रिज लगे हुए हैं जिसके नीचे खाना जम रहा है, या फिर आप नेचुरली आपके जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया सल्कस है जो डीप हो गया, पेरियोडोंटाइटिस हो गई, जिंजिवाइटिस, गम्स डिजीज जो होती है, तो गम की आप हाइजीन नहीं रखते। मतलब कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिंदगी में कभी क्लीनिंग नहीं करवाई उन्होंने, और कई लोग ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, तो उनकी में हार्ट अटैक में जैसे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज होती हैं, मतलब हार्ट अटैक क्यों होता है, आर्टरी आपकी जाम हो गई, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, मतलब स्क्लेरोसिस, आर्टरी की जो वॉल है वो रफ हो गई और उसमें जमना शुरू हो गया। तो जम काफी टाइम से रहा होता है, ब्लॉकेज नॉर्मल लोगों के भी होते हैं, कम होता है हमें पता नहीं चलता, जब वो बढ़ता है 90-100% पे पहुंचता है तब हमें पता चलता है। तो रिसर्च में ये पाया गया जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो ओरल बैक्टीरिया और वो सेम है, और 70% जो बैक्टीरिया है वो सेम पाया गया जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया। We'll share the data और वो आप प्लीज लगाइएगा इसमें। ये तो प्रूवन है कि वहां से ये नहीं है, लेकिन इट इज अ रिस्क फैक्टर। हो सकता है वो पेशेंट स्मोकिंग भी करता हो और उसके बैक्टीरिया भी ये हो, तो ये सम रोल प्ले कितना करेगा, a very crucial role. Yes. It's not play a role, it plays a very crucial role. अगर अब हम लोग डायबिटीज को भी ले लेते हैं, अब आप मैडम जैसे हार्ट के बारे में बात कर रहे थे, डायबिटीज वाले पेशेंट जिसको सपोज डायबिटीज हो गई है, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी को डायबिटीज हो गई है तो डायबिटीज में सबसे पहले बीमारी कहाँ तक जाती है, दो जगह मेन अटैक करती है डायबिटीज। हमारे एक पॉडकास्ट में हम लोगों ने शूट भी करा तो वहां पे डायबिटीज दो जगह अफेक्ट कर रही है। पहला मसूड़ा, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस के बाद एक डिजीज आएगी पेरियोडोंटाइटिस, मतलब मसूड़े की और हड्डी की बीमारी, मतलब जैसे पायरिया कह देते हैं, केराटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं डॉक्टर साहब, हमारे आंख की। मतलब बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटोलॉजिस्ट भी उनको ये सलाह देते हैं कि अपने डेंटिस्ट से अपनी ओरल हाइजीन पे आप ध्यान दें। हम लोग ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा इंसान आज के लिए डायबिटीज वाला है। कितने डायबिटीज वाले पेशेंट आकर अपने डायबिटोलॉजिस्ट की बात को सुनते हैं और डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लीजिए। अच्छा, ये सारी चीजें रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा डायबिटीज, अगर हम अपनी डायबिटीज मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे मसूड़ों की हेल्थ बेटर है। अगर हम अपने मसूड़ों को मेंटेन रखते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, अगर ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, डेंटिस्ट को प्रॉपर दिखाते हैं, तो हमारा ग्लाइसेमिक ग्लूकोज कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। तो ग्लूकोज कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लस हार्ट भी इसके साथ रिलेटेड है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें हार्ट हेल्थ खराब होती है, मतलब डायबिटिक पेशेंट में 2x टाइम ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के। तो ये नहीं है, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जो स्मोकर है सब में हार्ट अटैक नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मुंह की ओरल हाइजीन खराब है, लेकिन चांसेस तो आपके बढ़ रहे हैं, 2 टाइम आपके चांसेस। भाई आप रोज बाइक तेज चलाओगे बिना हेलमेट के, प्रभु एक दिन तक प्रभु कह रहे हैं कि भाई मैं इसको आज एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, आज नहीं होने दूंगा, आज नहीं होने दूंगा। एक दिन तो प्रभु भी कहेंगे कि भाई ये तो सुधर ही नहीं रहा यार, मतलब समझ नहीं पता। और जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से सारी चीजें रिलेटेड है, हम लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो सेम अगर हम ओरल हाइजीन बहुत टाइम तक खराब रखते हैं तो उससे क्या होता है,
इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है तो बॉडी अब उसको रोकने का काम कोशिश करेगी, तो उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करेगी। तो जो बॉडी रिलीज करती है वो सारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। कई एक चीज से बैक्टीरिया डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला गया आपके, जब बहुत टाइम तक आपके गम डिजीज जो डॉक्टर साहब ने बताया पेरियोडोंटाइटिस रही, तो जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला गया वो डायरेक्ट बीमारियां करेगा। दूसरा आपका टॉपिक हो गया कि वो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज कर रहा है जो उसके अंदर से बॉडी में जा रहा है, वो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करे तो वो ज्यादा दिक्कत करता है, वो ज्यादा दिक्कत करेगी, तो वो बहुत सारी बीमारियां करता है। बैक्टीरिया, पी जिंजिविलिस, अब मैं अभी और बहुत सारे नाम है, लेकिन वो डराने के लिए नहीं है। मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर आने के लिए आपसे पहले, तो मैंने बहुत सारे जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे भी पढ़ के एकदम से ऐसा लग गया, मैं कहा बाप रे, मैं कहा वो 15 साल पहले 18 साल पहले बुक्स पढ़ी थी ना, दोबारा से वो सारा ब्रशअप हुआ। तो इतने सारे बैक्टीरिया, देयर आर 600 स्पीशीज इन माउथ, 600 स्पीशीज हैं। अब वो 600 में से सारे अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। मतलब इतना ब्रॉड टॉपिक है। अगर ओरल हेल्थ को हम रिलेट करें, मैं थोड़ा सा जिस्ट बताना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर साहब ने पी जिंजिविलिस बोला तो आप स्ट्रोक की बात कर रहे थे, अल्जाइमर्स भी इससे रिलेटेड है, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी आई थिंक। हाँ, पहले हम इसकी स्ट्रोक और इसकी बात कर लें। जैसे ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये सारे आपके मुंह के जो बैक्टीरिया हैं ये भी कई बार मीडिएट कर सकते हैं, ये रिसर्चेस में है, देयर इज अ लिंक। और सेम अल्जाइमर जो पी जिंजिविलिस डॉक्टर गौरव ने कहा, तो पी जिंजिविलिस जिंजीपिन्स रिलीज करता है, जिंजीपेन नाम का सब्सटेंस है जो कि ऊपर मीडिएट करता है, जो कि अल्जाइमर डिजीज को बढ़ाता है और डिमेंशिया, भूलने लगते हैं लोग एज के साथ। तो अल्जाइमर्स में क्या है, अल्जाइमर है पेशेंट को, फिर वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, जैसे डायबिटीज में हो रहा है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो वो और बढ़ेगी बीमारी। तो अगर आप अपनी खाली ओरल हाइजीन को ही मेंटेन कर सकते हैं, मतलब मसूड़ों को, खाली दांत नहीं, अगर मसूड़ों को मेंटेन करेंगे तो एक तो कैविटीज कम लगेंगी, प्लस आपकी ये सारी बीमारियां बच रही हैं आपकी। प्लस आपने इसमें एक पॉइंट बोला कि मेंटल और डेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है। तो अगर मेंटल स्ट्रेस से अगर हम लोग बात करें तो मेंटल तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आज की डेट में हिंदुस्तान में लोग मेंटल अगर आप बात करने लग जाओ तो बोला जाता है कि ये पागल है। और ये चीज मैं फिर जो है लोगों को यही बोलना चाहूंगा, आज की डेट में मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं, कोई छोटा सा बच्चा जिसको ना छोटी सी हल्की सी बीमारी ऑटिस्टिक है, तो इतना बुरा समाज है हमारा कि उस ऑटिस्टिक बच्चे को भी ना पागल घोषित कर दिया जाता है। और बुरा लगता है वो देखकर, क्योंकि थोड़ा सा कमी है। जिस बच्चे का व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसका कहीं ना कहीं पे प्रभु ने उसको कोई चीज अगर गलत दे दी है तो गलत नहीं है, उसको भगवान ने कुछ छीना है तो भगवान ने उसको 4 चीजें ताकत ऐसी दी है कि जो आप पे भी नहीं होंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। हर घर के अंदर अगर स्ट्रेस है तो वो किसी भी वजह से है। बहुत सारे मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, भाई हर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर घर में अच्छाइयाँ भी हैं, सब कुछ परिवार ऐसे ही चल रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है। पति पत्नी आपस में कहीं ना कहीं पर अगर जो है झगड़ रहे हैं तो वो कभी कभी ना खूबसूरती के लिए जो है, अब ये टॉपिक पे अगर मैं डिस्कस करूं, सपोज अगर एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों में से कोई भी मेल फीमेल में ना किसी की खूबसूरती ना कहीं पर भी जो है कम है, एक दूसरे में लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्माइल सही करो। और स्माइल सही करो जब शादी हो गई, बच्चे हैं और परेशान पेशेंट आता है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो उसका मेंटल स्ट्रेस का लेवल अभी हाई है। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली। तो वो नहीं, साइकोलॉजिकल भी है। उसके अलावा जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, वर्क स्ट्रेस से, तो आपका सलाइवा कम बनना शुरू हो जाता है। वर्क स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो उससे आपका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। तो मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, तो अपने आपकी कैविटीज और डेंटल चीजें बढ़ जाएंगी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड माउथ प्रॉब्लम या ओरल प्रॉब्लम हो गई एक तरीके, ऐसा भी कुछ होता है कि ओरल प्रॉब्लम्स हमें कुछ हो रही है उससे हमें स्ट्रेस इंड्यूस? उससे भी होगा, क्योंकि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपके गट को अफेक्ट करते हैं। गट हमारा सेकंड ब्रेन है। तो जैसे अगर आप कुछ भी खा रहे हो, एक तो अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, उससे आपके जो मीडिएटर है, आपको हैप्पी हार्मोन एक होता है जो हमारे गट में, ऐसे मान लीजिए 80% सिक्रीशन है उसका, तो आपके जो खुश रहने का कारण है वो गट है। अगर आपका गट ही ठीक नहीं है, अगर आपके दांत ठीक नहीं है, चीज तो आयुर्वेद नहीं, साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। गट इज योर सेकंड ब्रेन। ओके, मतलब अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन ठीक नहीं है। ब्रेन स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे गट आपका भी आपको स्ट्रेस होता है तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो यही है। तो ये जो आपका पेट सही नहीं है तो आपके गट पे सिग्नल जाएगा, गट में स्ट्रेस बढ़ेगा, गट में मतलब सॉरी ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा, तो माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा, वो गट को सिग्नल देगा। तो वो दोनों एक्सेस रिलेटेड है, ब्रेन गट एक्सेस कहते हैं उसको, इट इज इंटर रिलेटेड। और ये सारा मुंह से भी रिलेटेड है। मुंह में जब बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो भी आपकी गट हेल्थ
इफेक्ट होगी। और जो मैंने दांत और आंत की बात करी थी, तो डेंटल से सारी चीजें आपकी यानी गट गम की में प्रॉब्लम बढ़ेंगी। उससे गट में प्रॉब्लम आएगी, गट से बैक्टीरिया अब जैसे प्रेगनेंसी में आपका जो जिंजाइवल हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपके निकलते हैं वो मसूड़ों को सुझा देते हैं। तो सारे हार्मोन से आपके गम्स रिलेटेड है, प्लस आपके गट से आपके दांत जुड़े हुए हैं, और दांत गट से आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। गट में भी बैक्टीरिया है, मुंह में भी बैक्टीरिया है, यहाँ का बैलेंस चेंज होगा, यहाँ का बैलेंस चेंज होगा, और आपके माइंड का बैलेंस चेंज होगा। तो जो आजकल हम स्ट्रेसफुल रहने लगे, आधे लोग का आप पूछेंगे तो गट ठीक नहीं रहता, तो माइंड ठीक रहेगा ही नहीं। तो सबसे I just treated a patient hardly 6 months back, I think. उसने सिर्फ मुझे इतना बोला कि सर मैं सिस्टम पे बैठ के ना ऐसे करता रहता हूँ दांत। अच्छा। और वो उसने, और उसको हम लोगों ने फिर एक अप्लायंस दिया है स्प्रे, और वो ही इज फाइन नाउ। क्योंकि फिर वही चीज, मेंटल स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस रहा, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, ज्यादा काम करवा रहे लोगों से, करेक्ट। घर पे बिठा के, एक तो टाइम बच रहा है उनका आने जाने का, सुबह कंप्यूटर खुलवा के बिठा देते, भैया बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं पे लोग परेशान भी हो रहे हैं ना इससे। अब वो हाइब्रिड भी चालू हो गया है, तो वो पूरे दिन सिस्टम पे बैठा रहता था और दांत को ना सिर्फ ट्रिम करता रहता था। सारे दांतों में इसकी सेंसिटिविटी हो गई, और सारे दांतों के अंदर सेंसिटिविटी हुई, परेशान हुआ, और इसके टीएमजे तक की प्रॉब्लम आ गई है। तो अब जाके वो ठीक है 6 महीने में, लेकिन स्ट्रेस कहीं ना कहीं पर दांत को गड़बड़ कर रहा है। और दांत पे तो डॉक्टर साहब ने बताई थी आपकी, जो हमारा सब चीज मतलब इंटरलिंक्ड है। मतलब दांत शरीर से अलग नहीं है। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, लोगों को लगता है दांत के डॉक्टर है, पर दांत का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सिस्टम से रिलेटेड है आपके, जैसे गेटवे ऑफ, आपने बोला माउथ इज अ गेटवे ऑफ अदर डिजीजेस, सो दैट इज ट्रू। हर डिजीज का आपका मुंह में जो कई बार अल्सर्स होते हैं, सबका रिफ्लेक्शन, अब इतना ब्रॉड टॉपिक है, मैं 1 घंटे में नहीं बता सकती, तो सब रिलेटेड है। मतलब ये समझिए, दांत का आप ध्यान रख रहे हैं तो आप अपने शरीर का पूरा ध्यान आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं, और शरीर ठीक है तो दांत भी कर रहे हैं। बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट माउथ से ही है। टीथ और वो सही नहीं रख पा रहे हैं। The most important part of a body and the most neglected part of a body is oral. अब लोग कई बार 70 साल पे 60 साल पे सोचते हैं हम दांत लगवा के क्या करें, लेकिन ये सारा आपका जो मैंने गट की बात की, जब गट ही सही नहीं है तो शरीर ही सही नहीं, तो पैसे का क्या करेंगे आप? भोजन के लिए तो पैसा है मेन, जो हमारा जो हमने कमाना शुरू किया था भोजन के लिए किया था, और हम ही लोग बस इंसान भोजन के लिए काम करता है। तो अगर आप थोड़ा करते हैं तो अगर आप भोजन ही नहीं चबा पा रहे तो किसी भी चीज का क्या रोल है? वो सारी तो स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के ऊपर हमने ऑलरेडी बात करी, इसमें काफी कुछ। तो एक जो हमारी आफ्टर हैबिट्स होती है, नॉट आफ्टर हैबिट्स, जो सबकॉन्शियस चीजें होती है, जैसे एक स्नोरिंग एक ऐसी चीज है, उसका भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो भी हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो ऐसी जो सबकॉन्शियस चीजें होती हैं उसमें क्या क्या आता है? स्नोरिंग जैसा कुछ, इसको मैं और स्नोरिंग को कैसे इफेक्ट इसको थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊंगी। जैसे स्नोरिंग है, अब जैसे पेशेंट भाई साहब, मियां बीवी भी ना तलाक हो गए खराटों के ऊपर लोगों के, बिल्कुल। और ये तलाक जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है। इसके लिए उनको लगता है कि डेंटिस्ट क्या करेगा बेचारा। अरे प्रभु, डेंटिस्ट का ही काम है स्नोरिंग रोकना। और ये चीज जो है, इसको इस तरीके से समझें कि देयर इज अ लेक्चर आई वाज अटेंडेड ऑलमोस्ट 6-7 मंथ बैक। मैं उन डॉक्टर साहब का लेक्चर सुन के, मेरे को सुनना नहीं था, बस टाइम नहीं था उस दिन। हम लोग लंच करके निकल रहे थे, और वो लंच करते करते निकलते एकदम से जैसे लेक्चर शुरू हुआ तो 5 साल हम लोग बैठ गए। 1.5 घंटे का लेक्चर था, मेरे को 1.5 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगा। ही इज ओनली फोकसिंग ऑन दैट थिंग ओनली, वर्ल्ड वाइड। तो उनका तो ऑटोमेटिकली स्नोरिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो तलाक हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो है पता नहीं लगता है। चलो ये तो बहुत बड़ी चीज है स्नोरिंग की, जैसे डॉक्टर साहब ने बोली। पर अगर हम बेसिक पे भी बात करें, जैसे अगर 100 लोग खराटे ले रहे हैं तो 50 में एक तरह की डिजीज है, 50 के नॉर्मल है। तो ये एक तरह की बीमारी है। अगर आप खराटे जोर से ले रहे हैं तो ये आपका एयरवे, खराटे लेने का कारण है कि एयरवे आपका कम हो रहा है। जैसे आप लेटते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू आपके रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे जीभ पीछे चली जाती है। आप सोएंगे तो जब ऑटोमेटिकली बॉडी का क्या रोल है, आप सो रहे हैं तो आप लेट के सोते हैं तो टंग आपकी ऊपर चली जाती है, तो आप सिर्फ नाक से सांस लेते हैं उस टाइम पर। जो लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से सांस में टंग आपके ऊपर है, बार बार सांस अंदर जाएगी तो हमारा एयरवे छोटा हो जाएगा। अगर आप ज्यादा सांस नाक से ना लेके मुंह से लेंगे तो टंग कोशिश करेगी पीछे जाने की, तो हमारी एयरवे को बंद करेगी, तो जबाड़ा क्या करेगा, उसको आगे लेके आएगा। और ये सोते सोते रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी बता रही है भी नहीं है, जबाड़ा आगे आएगा आपका ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो वो चीज जब वो आगे आ रहा है तो दांत वो घिसने लगेंगे अपने आप, आपको वो चीज दिखेगी भी नहीं। वक्त बहुत स्लो है,
बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो स्नोरिंग है वो हेल्थ प्रॉब्लम भी ला रही है और डेंटल भी। हेल्थ में जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म जो स्टडीज हैं, अगर आप 10 साल तक खर्राटे ले रहे हैं, जो कि एक डिजीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब सोने में आपकी कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन जाना बंद हो जा रहा है ब्रेन में, तो एकदम आप जग जाओगे, मुंह खोल के बॉडी आपको बता देगी सांस नहीं ले रहे। तो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सांस। हम क्या कहते हैं, जब तक सांस चलेगी तब तक जिंदा रहेंगे। तो जैसे सांस रुक रही है तो आप जग जाओगे। तो ऐसे तो काम करना है ना। तो अगर आप 3-4 बार जग रहे हो डीप स्लीप में, तो आप टायर्ड रहोगे, फटीग रहेगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी। हार्ट कैसे जाता है? हार्ट हेल्थ, तो एक तो ये बीमारी बढ़ गया आपका फिर दोबारा से। प्लस डॉक्टर गौरव ने जो बताया, दांत जब आगे ले आओगे तो दांत खिटखिटाते हैं, तो ब्रक्सिस्मस हैबिट को कहते हैं। तो इससे दांत घिसेंगे, इरोजन्स होंगे, आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहेगी। पेशेंट, जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रही थी, 4 डेंटिस्ट को मैं दिखा चुकी हूँ, मेरे दांतों में मोबिलिटी है और मेरे दांत घिस रहे हैं। मोबिलिटी मतलब हिल रहे हैं आगे के दांत, और हल्का हल्का दर्द रहता है, और कोई कैविटी नहीं, कुछ नहीं था। मैंने उसको बस ये पूछा, आप खराटे लेते हो? तो मैंने उसका हस्बैंड हंसने लग गया और उसने बोला कि बहुत लेती हैं ये। तो फीमेल्स ऐसा नहीं, फीमेल्स बताना नहीं चाहते लोग इसको, थोड़ा सा ये भी फील करते हैं, लोग तो शायद थोड़ा छुपाते हैं। इसका भी इलाज है, आप स्लीप साइकिल स्टडी कराइए, आपका एयरवे एनालिसिस हो जाएगा, और उसके बाद एक्सरे होता है प्रॉपर, एयरवे एनालिसिस कराइए। अगर आप ज्यादा खराटे लेते हैं तो कोई भी कपल, अगर किसी का भी पार्टनर अगर खराटे ले रहा है तो इसको सीरियस ले, हेल्थ के लिए भी सीरियस ले, और वैसे भी और डेंटिस्ट को दिखा के इट इज अ साइन, इट्स अ साइन। देयर आर रिसर्च, इफ यू रीड सब रिसर्च, वो है कि इससे आपको हार्ट हेल्थ पे असर पड़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है 10 साल बाद अगर आप ले रहे हैं। ये चीजें इतना सीवियरली मतलब ये तो 2x बढ़ा देता है आपका। भाई पुराने लोगों ने घी खाया हुआ है जी, इसलिए उन्होंने खूब खराटे भी ले लिए, ना तलाक हुआ आज से 50 साल पे। अब तो चीजें सब हो रही हैं, अब घी भी बेकार मिल रहा है, खाना भी बेकार मिल रहा है, तो कुछ भी करके शरीर तो बचाना है ना। तो शरीर बचाने के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, हमें वो करना है, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो, चाहे वो अपनी शरीर को देखभाल की फॉर्म में हो। अब हर एक को पता है भाई, थोड़ा सा 10 मिनट चलना है, आधे घंटे पैदल चलना है, तो लोग चल रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई थोड़ा तो अवेयरनेस आया कोविड के बाद, तो जो थोड़ा अवेयरनेस है, तो वो थोड़ा अवेयरनेस हमारे डेंटिस्ट में भी आना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी लाइफस्टाइल जीवन में जी सके। और एक लाइन में बस मैं ये बोलूंगी, जैसे हमने स्ट्रेस का डिस्कस किया था, तो आप बोले थे तो स्ट्रेस की वजह से भी लोग दांत खिटखिटाते हैं। जो डॉक्टर गौरव ने बोला, जो IT पर्सन होते हैं, स्ट्रेस में अजीब अजीब हैबिट, पैरा फंक्शन हैबिट होते हैं, कई लोगों की होती है, है, तो डेवलप कर लेते हैं। तो वो भी दांतों में, क्योंकि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो दांत को, जैसे टबैको खा रहे हैं, डॉक्टर गौरव ने जब कहा तो टबैको खा रहे हो तो आप ज्यादा यूज कर रहे हो। तो दांत बस खाने के लिए बने हैं कि खाने के टाइम आपको यूज करना है, बार बार उनको घिसना नहीं है। तो वो अगर घिसोगे तो आपके TMJ जॉइंट पे फर्क आएगा, यहाँ पेन होने लगते हैं, कई लोग नेक पेन के साथ आते हैं। तो ये सारे एक तरह से साइड इफेक्ट्स हैं। सर्वाइकल, माइग्रेन, सब दांतों से रिलेटेड है। हिप जॉइंट तक का एक, अगर कहीं पर गलत भी फिलिंग या गलत कोई सिस्टम, अगर एक, अच्छा मेरे को एक चीज याद आ गई और डॉक्टर साहब इसको ऐड करेंगी, लोग दांत निकलवा देते हैं। जैसे सपोज 6ठे नंबर का दांत, हमारा फर्स्ट मोलर आता है 6 से 7 साल की उम्र में, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो खराब होने वाला दांत है वो 6 है, 6ठे नंबर का दांत, फर्स्ट मोलर। क्यों? बचपन में आ गया, जब बच्चा 7 साल का होता है, ब्रश करना आता नहीं है, माँ बाप सिखाते नहीं है, तो अल्टीमेटली जब आप बता रहे हो तो 6ठे नंबर के दांत में सबसे पहले कीड़ा लगता है। 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, RCT करनी पड़ती है, कैविटी इतनी बड़ा के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब ये परमानेंट दांत है, ओह। तो अब वो दांत खराब हो गया। ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि दांत, आज मैं 40 साल का पेशेंट देख रहा हूं, और 40 साल का दांत ना, आज से 20 साल पहले जो है दांत निकला हुआ है, 25 साल पहले दांत निकला हुआ है। तो जो 25 साल पहले दांत निकला हुआ, लगवाया नहीं, तो नहीं लगवाने की वजह से पीछे वाले दोनों दांत टेढ़े हो गए। जो दांत 12 साल की उम्र में आया, हम लोगों ने जब दांत निकल गया है ना, 6 मोलर पे परमानेंट फर्स्ट मोलर आपने निकलवा दिया, और 40 साल का पेशेंट जो मेरे पास आया है आज की डेट में, उसे 20 साल का दांत नहीं लगवा रखा। क्यों नहीं लगवा रखा? क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं थी। कि डॉक्टर साहब क्या जरूरत है, खाना तो चल ही रहा है। अब खाना तो चल रहा है, लेकिन जो पीछे का 12 साल की उम्र में एक दांत निकला, सेकंड मोलर, और 18 साल में निकला आपका थर्ड मोलर, बेचारे दोनों को जगह मिल गई, दोनों यूं लटक गए आगे। अच्छा, अब जब वो लटक गए तो आगे वाला स्पेस हो गया बंद। उसको तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोटी चल रही थी, जवान शरीर है जी, खूब अच्छे से खाओ और पचा भी लोगे, पेट भी मजबूत है। जब आप 40 साल के बाद, अब वो जो टेढ़ा दांत हुआ है, तो उससे आपका ऑक्लूजन बिगड़ गया पूरा, और वो जो ऑक्लूजन बिगड़ा है, उस ऑक्लूजन से आपका TMJ बिगड़ा। ऑक्लूजन मतलब जहाँ पे आपकी बाइट मिलती है, अच्छा, जो प्रॉपर बाइट मिलती है, जैसे प्रॉपर बाइट मिलनी चाहिए, वो ऑक्लूजन बिगड़ा, आपका TMJ गड़बड़ हुआ, TMJ गड़बड़ हुआ, आपको सर्वाइकल, माइग्रेन, क्या क्या बीमारियां आज की डेट में दांत से जुड़ी हुई हैं। अगर इसको मैं अगली बार एक और आप दोबारा इनवाइट कर लेना, हम तो एक सेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एक दांत ना लगवाने से
भी या हटवाने से, इससे या हटवाने से या निकलवा दिया आपने और उसको आपने लगवाया नहीं, रिप्लेस नहीं करवाया, तो रिप्लेस होना चाहिए। तो जब भी आप दांत निकलवाएं तो हमेशा वो रिप्लेस होना है। किस तरीके से होना है, कैसे होना है, अलग अलग उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो अपने डेंटिस्ट से पूछे और उसको तुरंत रिप्लेस इसमें बस मैं एक लाइन और ऐड करूंगी, जैसे सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी आपने बोला था इग्नोर करते हैं लोग, तो ये तो एक दांत की बात हो गई। एक दांत तो जब मिसिंग है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना खाते रहते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, लोग एक साइड से भी खाना खाते रहते हैं। हमारे इम्प्लांट तोड़ के ले आइए आंटी। और बहुत सारे नॉर्मल भी दांत होते हैं कि एक साइड से खाना चल तो रहा है, तो एक टांग पे आप नहीं चलेंगे, एक हाथ कट जाएगा तो मैं अपने हाथ में कहता हूँ आप 5 मिनट बिना हाथ लगाए, 10 मिनट बिना हाथ लगाए खड़ा होकर दिखा दो एक पंजे के ऊपर, पूरा ट्रीटमेंट फ्री, तो वो कोई कर दे। एक साइड से खा के जॉब भी टेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग 1000 में एक ही कर पाएगा। तो भगवान ने 2 टांग दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, भगवान ने 32 दांत खाने के लिए दिए हैं जी। ये नहीं कि एक साइड में दर्द होगा तो अब मैं पिछले 3 साल से इधर से खा रही हूँ जी, इधर से खा रहा हूँ, और लोग करते हैं। और एक साइड से यंग पेशेंट खाते हैं, दर्द की वजह से आप 2 साल से नहीं दिखा रहे हो और उतना उनके मुंह में कैलकुलस और ओरल हाइजीन इतनी पुअर होगी, बिकॉज मैं उनसे ये पूछती हूँ कब से नहीं खा रहे आप इस साइड से? 2 साल हो गए मैडम। तो 2 साल से वो इतना गंदगी जो जमा होती है, क्योंकि जब आप यूज नहीं करोगे दांत को वहां जमेगा, तो वो अपने आप ही हमें पता चल जाता है, तो खा नहीं रहे होते। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत कॉमन है, और पढ़े लिखे पेशेंट्स में मैं बता रही हूँ, जो अवेयर IIT प्रोफेशनल्स हैं वो भी 2-2 साल नहीं दिखाते। नेग्लेक्ट है ये हमारे सोसाइटी में, तो वो नेग्लेक्ट बहुत कॉमन है, तो वो बस एक अवेयरनेस आ जाए लोगों को तो वो दिखाएं। ठीक है, अब हम लास्ट सेगमेंट पे आते हैं इस पॉडकास्ट के, कि अब मॉडर्न डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो हम करते हैं, जो मैंने आपसे भी सुनी और भी जगह से सुनी है, जिसमें स्माइल मेकओवर, इम्प्लांट, ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स, ये क्या क्या डिफरेंस है इनमें और ये क्या होते हैं? ब्रेसेस कब लगते हैं और अलाइनर्स कब लगते हैं? ब्रेसेस की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेसेस जैसे बहुत टाइम से चल रही है, मैंने भी जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा था ब्रेसेस का इलाज करा रहा है। ब्रेसेस क्या मतलब फिक्स ब्रैकेट्स हम मुंह में लगा देते हैं, जिससे हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। लेमन टर्म में बात करें, इसमें बहुत सारे टाइप के ब्रेसेस आते हैं जिससे दांत आपके अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको पहनना पड़ता है, मतलब दांतों में लगेगा और एस्थेटिक फैक्टर हो जाता है। जब आप स्माइल करेंगे तो मेटेलिक स्माइल दिखेगी, या व्हाइट कलर के आते हैं तो वो भी दिखेंगे। तो अलाइनर्स के बारे में डॉक्टर गौरव बताएंगे कि अलाइनर्स में अब क्या डिफरेंस आ गया, मतलब जो अब लोग करा रहे हैं, और अलाइनर किन पेशेंट को, जैसे ब्रेसेस तो कोई भी करा सकता है, लेकिन हड्डी ठीक होनी चाहिए, वो सब आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, पर ब्रेसेस से आपके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो सकते हैं। ब्रेसेस और अलाइनर कुछ नहीं है, बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जिसको भी लगता है टेढ़े मेढ़े दांत, अब खाली टेढ़े मेढ़े दांत नहीं, क्योंकि लोगों के लिए क्या है कंसेप्ट, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो ब्रेसेस लगेंगे। अगर दांत बाहर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे, और दांत अगर अंदर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे, और अगर डीप बाइट है तो भी ब्रेसेस लगेंगे। तो ब्रेसेस खाली ये नहीं कि सिर्फ दांत बाहर है तो ब्रेसेस लगेंगे, अंदर करने के अलग अलग सिनारियो। अगर बाइट भी डीप है ना तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो दांत खराब करती है आगे जाके। तो सेम जो काम ब्रेसेस कर रहा है वही अलाइनर कर रहा है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रेसेस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो चीज दिखती है, अलाइनर में वो चीज नहीं दिख रही है। थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, हम लोग एक कंप्यूटराइज सिस्टम में चले गए हैं, एक डिजिटल हो गया है, डिजिटल स्कैन हो रहा है, डिजिटल स्कैन के बाद आप उसको पूरी फाइल भेज दे रहे हैं, क्लियर स्माइल हो गया है। तो आप बिना ब्रेसेस पहने भी दांतों को स्लो मूवमेंट के हिसाब से हर 15 दिन पे आपको लाइनर चेंज करना है, डेंटिस्ट आपको सिखा देते हैं और आप उसको पहनिए और आप अपने घर से बैठ के ट्रीटमेंट मैक्सिमम करा लेते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू कंपनीज जहाँ पे ना थोड़ा सा मिथ गलत फैला दिया गया कि अब सारा ट्रीटमेंट घर से हो जाएगा। सारा ट्रीटमेंट घर से नहीं होता है। हमारे भी अलाइनर के बहुत सारे पेशेंट थे जहाँ पर हम लोगों को 1-2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अलाइनर में जब तक आप पहनेंगे नहीं अच्छे से तब तक इलाज नहीं होगा, और अपने डेंटिस्ट को हर 15 दिन पे या महीने पे कम से कम एक बार आके मिलो कि मैं डॉक्टर साहब पहन रहा हूँ और मेरा ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो रेगुलर कंसल्टेशन चाहिए, मतलब प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल के अंडर ही करिए आप ट्रीटमेंट, तो वो आपको, क्योंकि रिजल्ट नहीं आते, मेरे पास इतने सारे पेशेंट वापस आते हैं कि हमने पहना रिजल्ट नहीं आया, तो एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी है। आपको मंथली आप दिखाते रहिए। और अलाइनर में जैसे कोई 20 साल में अपना इलाज नहीं करा पाया, तो 40 साल में अगर चाहिए। अब मैक्सिमम पेशेंट सारे शादीशुदा है हमारे पास, सब मतलब जितने भी पेशेंट है अलाइनर के सब बच्चे भी हैं, उन्हें सब कुछ है, डॉक्टर साहब करवा ही नहीं पाए कभी जीवन में। तो अब उनको स्माइल अच्छी चाहिए, तो ऐसे भी 50 इयर्स के लोग करवा रहे हैं कि भाई मैं स्माइल अब सही कराना चाहता हूं। एज कोई लिमिट नहीं है, तो जो बाहर और अंदर या जो भी सिचुएशन है वो सब किसी भी एज पे ठीक हो सकता है। अलाइनर्स के अगर हम लोग बारे में बात करें तो किसी भी एज पे हो रहा है। मैक्सिमम जो इसको चूज कर रहे हैं वो फीमेल्स जो पहले बचपन में ट्रीटमेंट नहीं ले पाई और जिनको थोड़ा सा शर्म आता है कि डॉक्टर साहब मैं अब ब्रेसेस नहीं लगा सकती,
एक कॉलेज गोइंग गर्ल या कॉलेज गोइंग बॉय जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर कि डॉक्टर साहब आप ब्रेसेस नहीं पहन रहे हैं, तो वो लोग इसको ज्यादा ऑप्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स इसको ऑप्ट कर रहे हैं। बच्चों में मैं बोल रहा हूँ कुछ कंपनीज हैं जो बच्चों में भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देती है कि भाई आप 3-3 साल तक बच्चों को पहनाओ और 4 साल तक पहनाओ। वहां पर मैं थोड़ा सा एडवाइस ये दूंगा कि अगर सपोज मेरा बच्चा भी अगर होगा तो मैं उसको ब्रेसिस के लिए पहले ऑप्ट करवाने के लिए बोलूंगा कि भाई 10-12 साल 15 साल तक तो आप बच्चों को ना होल्ड कर सकते हो कि भाई पहन ले। एक तो पैसे बचते हैं माँ बाप के, अच्छा, इलाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है ब्रेसिस से, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आना है। भाई एक एस्कोडा गाड़ी है, एक आप BMW ले लो, तो एस्कोडा और BMW दोनों अच्छी गाड़ी, टाइम में ऑलमोस्ट सेम आता है, तो 1-2 महीने 3 महीने का अंतर होता है। अलाइनर में थोड़ा कम टाइम आता है आपका, हमें लेकिन ऐसा वो भी लगता केस है पे कि डिपेंड करता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर प्रोफेशनल लोग ही अलाइनर, जो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है थोड़ा सा, तो उसको एक थोड़ी सी कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए होगी, निकालो। उसके फायदे भी है कि कहीं भी निकालो कुछ भी खा लो। अब ब्रेसिस का नुकसान ही है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप बर्गर नहीं खा सकते, आप बाइट नहीं कर सकते, ब्रेसिस टूट जाएंगे। तो अलाइनर में एक इसका ड्रॉबैक है कि आपने उतार के रखा, खो गया। तो जो प्रॉपर पहन सकता है वही ले, नहीं तो ब्रेसिस एक अच्छा, वो टाइम देना पड़ेगा, उसे टाइम टाइम को देना नहीं पड़ेगा। देंगे तो दोनों ट्रीटमेंट अपने लिए अच्छे हैं। अब ब्रेसिस पिछले कितने सालों से चल रहा है और एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर पहनोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं रिजल्ट आएगा। कई पेशेंट जैसे पहले तो स्टार्टिंग में लगवा लेते हैं शौक में, फिर अगर वो 22 घंटे एटलीस्ट आपको वियर करना है 24 में से। अच्छा, हाँ 22 घंटे बस फिर आपको खाना ब्रशिंग खाना और खाने में उतारना है। अच्छा, मतलब 2 घंटे हटाना, वही खाना खाते में हटा बस, सकते हैं या ब्रश करते हैं। अब 22 घंटे पहनने में फिर उसको ना आलस आने लगता है 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे ना वो थोड़ा सा लेकिन काफी पेशेंट बहुत वो होते हैं, मतलब इसको भी इलाज की तरह लेना, ये नहीं है फैशन है। फैशन नहीं है, लोग इसको फैशन की तरह प्रमोट करते हैं। डेंटल के भी जो ट्रीटमेंट इसमें भी टीवी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक कंपनी है जिसने इसको प्रमोट करा, मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उसने अवेयरनेस बहुत अच्छी फैलाई, लेकिन अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ आप ये बताएं कि ये पहनना 22 घंटे है। अगर आप 22 घंटे नहीं पहन रहे, अगर आप उसको नहीं पहनोगे तो नहीं बता रहे, आपका इलाज नहीं होगा। तो हीरोइन को खड़ा करके आप उससे ऐड तो दिलवा रहे हो, लेकिन आपका इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए आपको पहनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो उसका मैंने साइड इफेक्ट सुना था कि उसमें प्रोफेशनल हेल्प बहुत कम ली जा रही थी, बिल्कुल नहीं ली जा रही थी। वो इसलिए उसी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसकी कंप्लेंट मैंने जिन लोगों से सुनी। बिल्कुल था, तो वो आते हैं पेशेंट उनके हमारे पास, तो हम लोग फिर वो ठीक है कंपनी इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन ओवरऑल पेशेंट के लिए जानना जरूरी है कि आपको 22 घंटे पहनना है। आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप इसको ट्रीटमेंट की तरह लें, फैशन की तरह नहीं कि मैं कॉफी भी पी लूं उसके साथ। कॉफी पी लोगे तो वो अलाइनर वाइट रहेगा ही नहीं, काला हो जाएगा। तो उतार के ही सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप पहनेंगे उसका कोई अल्टरनेटिव हाँ, नहीं। कोई अल्टरनेटिव, जैसे एक लड़की ने पहना ही नहीं तो हमारा सारा कुछ दोबारा करना पड़ा। हाँ, तो अच्छा, सारा बुरा 12th क्लास में थी, अब कहाँ डांट, किसको डांट हो गया। करेक्ट, अब डांट तो किसी को। अब ब्रेसेस में तो बच्चों के हटते ही नहीं है, तो वो लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा ही। ब्रेसेस में बस एक ड्रॉबैक रहता, किसी बच्चे को सपोज अल्सर आ गया तो वो अल्सर में हम लोग उसको थोड़ा सा ठीक कर देते, लेकिन वो 100 में से एक बच्चे को, 2 बच्चे को, मतलब 17-18 साल में मुझे नहीं लगा कि आज तक मैंने किसी बच्चे को मतलब दोनों ही ट्रीटमेंट है। किस एज पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। और आप जैसे अगर ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, कहीं बाहर जाना है, तो अलाइनर इज वेरी गुड ट्रीटमेंट। बस आपको पहनना है, ब्रेसेस में भी पहनना है, इसमें भी पहनना है। इसमें रिमूवेबल है, तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड अदर थिंग्स यू कैन रिमूव, और अदरवाइज विद द यू कैन गिव दैट विद द पार्टी आल्सो, क्योंकि ज्यादा नहीं पता चलता। अच्छी क्वालिटीज हैं, वाइट ब्रेसेस भी आते हैं, वाइट वायर्स भी आते हैं। तो आप हर चीज डेंटिस्ट डिसाइड जो समझो और डिसाइड करो, ज्यादा डेंटिस्ट डिसाइड करेगा और आपकी पॉकेट डिसाइड करेगी, खत्म बात। ठीक है। एक डेंटल इम्प्लांट और होता है, एक टर्म है जो बहुत डेंटल इम्प्लांट एक नया टर्म है, ये क्या होता है और इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों से ही पॉडकास्ट से पहले बात करते हुए मुझे पता चला कि स्क्रू वाला इलाज है, ऐसे लोग इसको आज पेच लगा दो डॉक्टर साहब, ये पेच वाला इलाज हमें नहीं करवाना, पेच वाला इलाज हमें नहीं करवाना, या हमें करवाना पेच वाला इलाज कर दो। तो पेच के नाम से फेमस हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, क्योंकि इसको इस तरीके से पेच और स्क्रू, मतलब बेसिकली लोग वही बोलते थे कि स्क्रू कस दोगे आप, स्क्रू है ये। इट्स लाइक अ स्क्रू, यस, कि भाई ये बोन के अंदर आप टाइटी करते हैं। टाइटेनियम है एक्चुअली, मैं ये कहना चाहूंगी लोहा वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है। हाई ग्रेड टाइटेनियम, टाइटेनियम बॉडी के ग्रेड 5 टाइटेनियम, टाइटेनियम यूज होता है, ग्रेड 5। सो टाइटेनियम का एमआरआई सेफ स्क्रू बना के हम हड्डी में, स्क्रू मतलब इट इज अ शेप, नॉट एग्जैक्टली स्क्रू, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। टाइटेनियम सिलेंडर बोल लो या बाकी सारी चीजें बोल दो, जिसको बहुत सारी डिजाइन आती हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हैं। जैसे टाइटेनियम बॉडी में बहुत टाइम से यूज हो रहा है ऑर्थो इम्प्लांट्स के लिए, घुटने ट्रांसप्लांट कराते हो आप,
आप, और प्लेट्स किसी की हड्डी टूटी सबसे पहले क्या बोलते हैं, रॉड डलेगी, टाइटेनियम, तो रॉड डलेगी दैट इज टाइटेनियम, तो वहां पे हम लोग इम्प्लांट नहीं बोल रहे हैं उसको, रॉड डलेगी। तो वो जो हमारे एज अ लेमन हम लोग अगर बात करते हैं रॉड डलेगी भाई तेरे तो ये बॉडी से अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब हड्डी का पार्ट ही बन जाएगा, रिएक्टिव भी नहीं, ना तो रिएक्टिव है ना इनर्ट मटेरियल है, ना कोई इन्फेक्शन करता है। जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला एमआरआई सेफ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई एमआरआई करा पाएंगे, सीटी सब कुछ करा सकते हैं, तो सीधे अंदर लगा देते हैं पैर वैर में, तो फिर और यहाँ भी जैसे दांतों में भी जो लगा रहे हैं हम जड़ की जगह पे इसको लगा रहे हैं, और आपका एकदम सेफ है, ऊपर का मटेरियल भी टाइटेनियम होता है, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। एयरप्लेन में भी आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीजन भी लगवाएंगे तो मैं उड़ पाऊंगा, फ्लाइट कर पाऊंगा, किस सिनेरियो में होता है? बेसिकली जब दांत निकल जाता है, एकदम दांत खत्म हो गया, 3 तरीके से दांत लगाया जाता है, वो भी एक लंबा टॉपिक है भाई। एक पहले निकालने लगाने वाला आता था, एक फिक्स दांत है अगल बगल वाले की पूरा प्रॉपर सपोर्ट लेके, और एक इम्प्लांट। आजकल इम्प्लांट थोड़ा सा प्रचलन में ज्यादा आ गया है, क्योंकि अब पेशेंट अवेयर हो रहे हैं थोड़ा सा, ये मैं इसको थैंक्स बोलूंगा सोशल मीडिया का, इसमें एक रोल है, गूगल का रोल है कि लोग समझ रहे हैं कि भाई अगल बगल वाले दांत हम लोग क्यों घिसवाएं। तो मैं अपने प्रैक्टिस में अब किसी भी यंग पेशेंट को, इवन नॉट यंग, अगर एक 50 प्लस भी और 60 प्लस वाले भी पेशेंट, वो यंग है हमारे लिए, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई आप अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लेके दांत ना लगवाएं, आप एक इम्प्लांट लगवाएं, जिसमें कि डायरेक्ट आप बोन के हेल्प लेकर आप इम्प्लांट कोई चीज बॉडी में कर देंगे, उसी के ऊपर आपकी कैप लग के आएगी, तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं लेते। मतलब एक दांत मिसिंग है तब भी आप इम्प्लांट करा सकते हैं, ज्यादा मिसिंग है तब भी इम्प्लांट करा सकते हैं, वो भी आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि बोन है कि नहीं, बाकी सारी चीजें, देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेकिन बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, ना तो कुछ इससे ज्यादा दिक्कत होती है, ना कुछ इसमें यह है कि कुछ इन्फेक्शन होता है, बाकी भी बहुत सेफ है। इतने साल से हम लोग कर रहे हैं और इतने सारे फॉलोअप्स हैं, घर के पेशेंट्स में भी डाला हुआ है, तो कोई इससे साइड इफेक्ट्स नहीं है। बाकी तो सबसे पहले पेशेंट मैंने अपने पिताजी को बिठाया चेयर पे, जब काम सीख कर आए थे 10-12 साल पहले, मैं अपने पापा बैठो, 12 साल हो गए, तो वो वहीं पर ही हाथ भी कांप रहा था, करा, प्रभु का आशीर्वाद है, आज तक चल रहे हैं, तो ठीक है। तो लोगों को समझ में आ रहा है इम्प्लांट के बारे में, और लोग जो है अब इम्प्लांट क्या, और मैंने सबसे पहले लेजर लिया था अपने क्लिनिक पे, तो वी आर द फर्स्ट क्लिनिक इन आवर टाउन। लेजर भी न्यू टेक्नोलॉजी है, 6 साल हो गए, तो भाई जब मैं खरीदा तो मेरे आस पड़ोस वाले डेंटिस्ट भी मेरे मित्र हैं कि भाई तूने लेजर ले लिया, क्या फायदा है। तो लेजर का भी बहुत बड़ा रोल है। अब तो लोगों को पता लग गया कि स्किन पे लेजर कर रहे हैं, और जगह लेजर हो जाती है, दांतों में भी लेजर यूज होती है, रूट कैनाल में भी लेजर यूज होती है, पॉकेट्स कहीं पर, अभी हम लोग बात कर रहे थे जिंजाइवल हेल्थ, वहां पे मेरा टॉपिक था थीसिस का, तो जिंजाइवल हेल्थ पे भी जो है लेजर यूज होती है, बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, टीथ व्हाइटनिंग के लिए भी लेजर यूज होती है, ओके, टीएमजे के लिए भी जो है एलएलटी एक टेक्निक है, उसके लिए भी लेजर यूज। टीएमजे एक बार फुल, टीएमजे टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, ये हम दोनों का स्पेशलिटी है। अगर पेशेंट को भाई सपोज ये हमारा जॉइंट है जो हमारा जवाड़ा चलता है, ठीक है, जवाड़े से आवाज आना कट 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 आती है, बहुत पेशेंटों को आती है, पेशेंट इसको बीमारी नहीं मानते। आई थिंक मैं पर्सनली भी एक बंदे को ऐसे जानता हूँ जिसको कट कट आवाज, आप इसको इस तरीके से समझे, अपने घर में बैठे और घर में बैठ के यहाँ कान के अंदर ही उंगली डाल लें, या कान के आगे इस एरिया के पास आप उंगली रख लें, कान के अंदर उंगली डाल लें और जवाड़े को खोल के बंद करें, तो ये हिस्सा अगर आपको बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपको कान के साथ आवाज आ रही है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं। कान के पास से कट कट की आवाज नहीं आनी चाहिए, जवाड़ा कितनी बार भी खोलो, कितनी बार भी बंद करो, स्मूथ नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरी ये हड्डी है, जैसे मेरा घुटना है, मैं घुटने से आवाज आ रहा, बोलते घुटने से आवाज आ रही, घुटने बदलेंगे, घुटने खराब हो रहे हैं, मेरा टीएमजे खराब हो रहा है, ओके, तो एटलीस्ट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंट क्या, आप ऐसी चीजें डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेगा जिससे वो बढ़े नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट तो एकदम एंड चीज है, वो जरूरत भी नहीं पड़ती, आपकी कंजर्वेटिव थेरेपी से ठीक हो जाएगा, आइडेंटिफाई होना जरूरी, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे डॉक्टर गौरव कहते हैं बाइट है, ऑक्लूजन है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन चम्मच से ही खाना खा रहे हैं, हाँ, मुंह कितना बड़ा खोलना पड़ता है। अब मालूम है कि टीएमजे का पेशेंट है, उसको अब एक लड़की थी, वो आई नहीं दिखाने हमारे को, मतलब ऑलमोस्ट 6 नहीं साल भर हो गया, और उसके फादर को मैंने बोला कि मेरा इसके ना टीएमजे प्रॉब्लम है, इसका इलाज करवाइए आप। वो दांत के दर्द के लिए आई थी मेरे, दांत का दर्द को तो इलाज करवा गई थी, टीएमजे के लिए दोबारा लौट के नहीं आई। मैंने फॉलो अप भी लिया, उनको आंसर ही नहीं था, उनको ये पता ही नहीं कि आगे वो किस प्रॉब्लम में लैंड करने वाली है। एक लोगों को 16-17 साल की लड़की थी, कुल उसका मुंह खुलना इतना रह गया था, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा बाद में देखिए। एक लोगों को ये भी है कि डॉक्टर के पास हम एक इलाज के लिए जा रहे हैं, वो दूसरी चीजें 4-5 चीजें बता, तो अवेयरनेस बताओ भी पेशेंट्स को, तो कई बार उन्हें लगता है कि ऐसे ही बता रहे हैं, जब फिर दिक्कत बनकर आती है तब उनको पता चलता है। जिन पेशेंट को बता रहा था ओरल कैंसर, मुझे बुरा लगा उनको मिलकर 3-4 महीने बाद, जब वो पूरा जवाड़ा कटवा के आए। और कई लोगों को ओरल कैंसर पे एक हमारा पॉइंट रह गया था जब हम डिस्कस कर रहे थे,
क्योंकि बाकी सारी चीजें डिस्कस होगी कि लोगों को लगता है दांत से कैंसर हो जाता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुंह में छाला हो गया, कैंसर हो गया। तो छाले का ही कैंसर हो सकते हैं, लेकिन दांत से कैंसर नहीं होता है। ऐसे दांत में ओरल इन्फेक्शंस रहते हैं, दांत निकालने के बाद कई लोगों को डेवलप होता है क्योंकि उनको पहले से बन रहा होता है कैंसर। जैसे ही हम दांत निकालते हैं वो प्रोलिफरेट हो जाता है। तो अगर कहीं पे जैसे कोई डेंटिस्ट कह रहा है कि ये आपका कोई अलार्मिंग साइन है या दांत के आसपास कोई नोड्यूल, लंप, गांठ डेवलप हो रही है, तो पहले उसका चेकअप होना चाहिए कि ये कुछ अलग तो नहीं है, फिर कोई भी एक्सट्रैक्शन वगैरह होना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, जब अवेयरनेस नहीं होती कहीं भी जाके दांत निकलवा लेते हैं। मैं तो जैसे पेशेंट्स को रेफर कर देती हूँ, तो निकलवाने से बढ़ेगा। इस टॉपिक पे अब मैं सब दर्शकों को एक और चीज बोलना चाहूंगा, स्टरलाइजेशन। आज भी पेशेंट आके, कोविड ने थोड़ा सा जो है लोगों को जागरूक किया, फिर दोबारा तब लोगों को, हम लोग तो डेंटिस्ट कोविड में मुंह में काम कर रहे थे, हम तो जीवन और मौत से लड़ रहे थे। ये तो मुझे घर में भी नहीं आने देती थी उस टाइम पर कि भाई, अब मेरे को मना करती थी कि मत काम करो, लेकिन पेशेंटों को बेचारों के फोन आते, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है क्या करें, तो जाना पड़ता था। लेकिन कोविड के बाद से थोड़ा सा अवेयरनेस आया कि डॉक्टर साहब ये साफ है, धुला हुआ है। अरे भाई, धुला हुआ नहीं होता है। डेंटल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पर सब कुछ ब्लड, इट्स अ सर्जिकल पार्ट। सलाइवा से सब कुछ। कोविड में अगर आपने जाना होगा तो कोविड में नाक से और थूक से तो सारा डाटा लिया गया। मैं एक पॉडकास्ट, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था, मैंने पॉडकास्ट सुना, सलाइवा क्वीन के नाम से एक डॉक्टर है बाहर जो सिर्फ सलाइवा पे काम कर रही है। वो ये बता रही है कि इवन बड़े बड़े जेनेटिकल चेंजेस, आप HIV, ये सारी चीजें आप ना सलाइवा से ही डायग्नोस कर सकते हैं। वो सलाइवा पे ही अपना PhD कर रहे हैं, कर चुकी है मेरे ख्याल से। मतलब वो सलाइवा टेस्ट करती हैं, तो सलाइवा में किस टाइप के बैक्टीरियाज हैं, तो उससे ये प्रेडिलेक्शन हो जाता है कि आपको मसूड़ों की बीमारियां कितनी डेवलप होती है, शरीर में कौन कौन सी बीमारी है, सलाइवा का कितना बड़ा रोल है लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि मुंह में भी गुड और बैड बैक्टीरिया, तो किस टाइप की स्पीशीज ज्यादा है, तो ये पेशेंट इस चीज के लिए प्रोन है। तो पहले आप थोड़ा प्रिवेंशन के लिए जा सकते हो, क्योंकि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि लोग ओरल हाइजीन भी बहुत अच्छी रखते हैं, फिर भी उनके ना मसूड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। तो वो उनमें ऐसा स्ट्रेन होता है, जैसे कोविड के भी स्ट्रेन से, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा कोविड ने असर किया, कई लोगों नहीं किया। तो हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का जेनेटिक्स अलग है, हर एक में बैक्टीरिया अलग तरह से असर करेगा, तो सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। तो इसीलिए स्टरलाइजेशन, अपने जब भी कोई भी जाके पूछता नहीं है कि स्टरलाइजर नहीं है, बट हर एक को दिखता है। तो अच्छे सेंटर में जब भी आप जाते हैं आपको वो चीज दिखेगी, इंस्ट्रूमेंट पैक्ड होते हैं आपके, आप स्टरलाइज्ड कोई भी चीज, फाइल आप डाल रहे हैं मुंह के अंदर, इवन रूट कैनाल्स, किसी भी रूट कैनाल करने में आपके छोटे छोटे बर्ड्स यूज हो रहे हैं, आपके हैंड पीसेस यूज हो रहे हैं, हर चीज प्रॉपर स्टरलाइज अगर है। जहां पे भी आप जा रहे हैं थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करें, अच्छा क्लिनिक पे जाए, क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट नहीं है। स्टरलाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप इंजेक्शन और शेप बनवाने भी जाते हो ना, तो आप देखते हो ना कि वो नया मेरे लिए टॉवल यूज कर रहा है, नया मेरे लिए ब्लेड यूज कर रहा है। तो आप ये भी, जब आप डेंटिस्ट के पास भी जाएं, तो आप ये देखें कि एक प्रॉपर कोई से जो मेरे लिए ट्रे निकल कर आ रही है, उसके अंदर सब चीज पैक्ड है नहीं है। आप पूछे क्वेश्चन, डॉक्टर साहब ये जो है, इनमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूछेंगे तो हो सकता है वो स्टरलाइजेशन करते हो, वो उसके ऊपर फिर और ज्यादा काम करें। फिर हर 90% लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो और उसके ऊपर काम करें, तो हम अपने जब पेशेंट में अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई इस तरीके से स्टरलाइजेशन होती है। ये मेरा, मैं करता हूँ, अपने पेशेंट को समझाता हूँ बिठा के कि मेरे यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, मैडम आपने पूछा मुझे अच्छा लगा, और मैं लेके जाता हूँ कि मेरे पास B क्लास ऑटोक्लेव है, आप एक बार चल के देखिए। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, और जानकारी होने से मेंटल पीस भी आ जाएगी। आप एक पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो, वो 10 को जाके एजुकेट कर रहा है। अब एक को तो करिए, वो 10 को एजुकेट करेगा। यही हमारी प्लानिंग है। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन जो कि आई थिंक आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा जो लोगों का, हम कहते हैं रिलक्टेंट है लोग, वो पैसे को लेके होते हैं। हमने ये इंडियन मार्केट में कॉस्ट सेंसिटिव हर कोई होता है, चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, चाहे वो बाइक खरीदने के लिए हो, चाहे गाड़ी खरीदने। डॉक्टर लूटते हैं, नहीं वो वाली वो नहीं, बट डेंटल का मैंने ये देखा, इंश्योरेंस में इंक्लूजन नहीं है, तो उसमें क्या चेंजेस कुछ हुए हैं अभी रिसेंट ईयर्स में, या कुछ चीजें हो रही हैं इसमें, कुछ ऐसा कुछ आप बताओ। अभी गवर्नमेंट कह तो रही है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस आया है इसका ना बहुत। अब हम लोग कई MNCs के पास थोड़े बहुत है, तो वो लोग आराम से करा लेते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही बजट, बहुत बड़ा बजट रहता है। एक बेसिक ट्रीटमेंट से लेकर ना एक बड़े ट्रीटमेंट तक ना बहुत बड़ा बजट लगता है, क्योंकि 2-3 हजार 5 हजार भी खर्च करना ना एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, भाई मुझे लगता है कि भाई मैं भी कहीं जाता हूँ, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, बहुत मेहनत करके हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं उस चीज को अगर मैं अपने ऊपर भी देखूं, तो मैं भी एकदम से जैसे बच्चों का इलाज करवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर टेस्ट लिख दे, डॉक्टर साहब ये करवाओ, मुझे डॉक्टर साहब बोल के ही वो ग्रीट कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब टेस्ट करवाओ, मुझे लगता है कि यार 2-3 हजार रुपए का टेस्ट हो रहा है, तो वो
चीज दिमाग में आती है, सबके ह्यूमन नेचर है, राइट। तो वो गलत नहीं है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और अभी तक नहीं है कि जो चीज हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में आज हर एक अच्छा डेंटिस्ट जो यहाँ पर हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट कर रहा है, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे वो एक विनियर का ट्रीटमेंट हो जिसमें हम लोग स्माइल डिजाइन करते हैं, चाहे वो आपका TMJ का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक अच्छी फीलिंग हो, कोई भी मटेरियल जो है वो बाहर से हम लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट सेम सब कुछ। इसीलिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा है। हमारे बहुत सारे पेशेंट है जो नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में आते हैं, यहाँ इलाज करवाते हैं, चले जाते सेम इलाज यहाँ पर जो सपोज इम्प्लांट 25 से 50,000 रुपए के रेंज है ना, एक मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन एरिया, बहुत है। वो सेम इम्प्लांट वहाँ पे ना 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का है। नहीं ये भी है, और वहाँ पे 6-6 महीने के अपॉइंटमेंट नहीं है स्विट्जरलैंड वगैरह में। मतलब अगर आपको दांत भी ट्रिम करवाना हो तो हमारे एक पेशेंट को 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया। प्लस इंश्योरेंस वहाँ पे क्या है, मोस्टली गवर्नमेंट वाला भी इंश्योरेंस है पेशेंट्स के पास और प्राइवेट भी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, प्राइवेट मेडिकल में तो है, डेंटल में बहुत ही कम, एक आध कंपनी ने 10-15 हजार का, 10-15 उसमें भी एक्सीडेंटल इंक्लूड कर रखा है, OPD बेसिस पे नहीं। अब नॉर्मल लोगों को जब OPD बेसिस पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो बड़ी बीमारियां होंगी, जैसे आप कैविटी फिल नहीं कराओगे तो आपको RCT के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल इंश्योरेंस में फिलिंग्स वगैरह का इंक्लूड कर दिया जाए तो अवेयरनेस बढ़ेगी, तो आप प्रिवेंशन पे रुक जाओगे। मैं प्रिवेंशन पे एक चीज और मुझे याद आ गई, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री बच्चों के लिए हमारे एरिया में भी और हमारे हिंदुस्तान में वो प्रमोटेड नहीं है। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के माध्यम से हम लोग बच्चों में आज के डेट में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है कि कीड़ा लगे नहीं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में हम लोग चाहे वार्निश हो गया, चाहे हमारे फ्लोराइड एप्लीकेशन हो गया, चाहे हम लोग पिटन फिशर सीलेंट, बहुत पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है, तो उनको प्रॉपर एक वीडियो भेजनी पड़ती है हमारे को कि प्रभु घर जाएगा पिटन फिशर सीलेंट के बारे में पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आप आ जाए। मैंने अपने बेटे के जैसे करा। तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के ऊपर लोगों को अब अवेयर होना चाहिए। पिटन फीचर सीलेंट है, फ्लोराइड वार्निश है, आप उसके लिए जाए, ब्रशिंग टेक्निक सिखाएं। तो बच्चों को अगर हम लोग अभी से ही अगर वो दांत को बचाना शुरू कर देंगे अर्ली एज में, तो बड़ी एज तक वो ना RCT के लिए जाएगा ना उसमें कैविटी लगेगी। नहीं, मेन ये इनका पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस की वजह से भी डेंटल निगलेक्ट बहुत है, क्योंकि आप वैसे बीमार होते हो, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल में चले जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाके हम तो भाई कहीं पे भी हो जाएगा हमारा इलाज। तो ये एक मेंटल पॉलिसी एक डेंटल पॉलिसी प्राइवेट में भी आनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा डेंटल के लिए काम करना चाहिए कि भाई गरीबों के भी दांत खराब होते हैं, अमीरों के भी। आयुष्मान के अंदर इस बार सुनने में आ रहा था, हमारे शायद IDA हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, बट आयुष्मान भारत जो 70 साल के लोगों के लिए बढ़ा दिया है कि भाई आप जाओगे 10 लाख का हो गया आपका, और इससे कम एज के लिए शायद 5 लाख रुपए का है जो मेरे को जानकारी है। तो उसमें अगर हम लोग सिर्फ 10,000 रुपए अगर हम लोग जो है अगर ऐड कर दें डेंटल के 15 भी ऐड कर 10,000 भी, तो बड़ी दांत ही खराब नहीं होंगे। इग्नोरेंस है, वो गवर्नमेंट लेवल सरकार तक भी ये मैसेज जाए कि भाई अगर कोई इसको शेयर करे तो सरकार तक मैसेज पहुंचे कि भाई हमारा डेंटल इंश्योरेंस आयुष्मान में कम से कम 10 से 20 हजार का ही डाल दो, क्योंकि तो गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि सारी चीजें तो दांत से रिलेटेड है, दांत ही आप खराब कर ले रहे हैं तो बाकी चीजों के लिए तो आप 10-10 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं। पूरे पॉडकास्ट में हमने यही एस्टेब्लिश करा है कि सब चीज दांत से ही स्टार्ट। और दूसरा ये डॉक्टर गौरव में आप जैसे बता रहे हैं, दांत अगर सही नहीं है तो आपको लेते नहीं है। किसी भी मेरे पास बहुत अच्छा आता है कि मेरा ना सर मेडिकल है, किसी भी मेडिकल लगा दो तुरंत दांत, और पूरे पैसे देता है बेचारा, पूरे पैसे भी खर्च करता है क्योंकि पहचान में नहीं आना चाहिए। एक का मेडिकल कैंसिल हो गया था, वो दोबारा आया मेरे पास, सेकंड अटेम्प्ट में आया था कि सर बिल्कुल 100% किसी इसने गांव में लगवा ली होगी, बिल्कुल 100% कैप मैच कर। मैंने मना भी किया, मैं कैप मत लगवा, तेरा दांत अच्छा है, इसमें फीलिंग से काम नहीं सर, कैप लगाओ तो मजबूरी है, दांत पहचान में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मेडिकल में भी, बोलो दांत देखते हैं, मुंह खोलते हैं, दांत देख रहे हैं, क्यों? आप किसी भी इमरजेंसी में खाना पीना खा सकते भाई। मेडिकल में दांत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर भी अगर पहाड़ पर रुक जाओ, कहीं पर भी रुक जाओ तो कुछ भी खा सको, तो आप कुछ भी खा सको, जिंदा सर्वाइव कर सको। ये इंपॉर्टेंट है, तभी उन्होंने इंक्लूड किया। सबसे पहले देखा जाता है, कर सको के लिए सबसे पहले सर्वाइव के लिए आपको दांत चाहिए। आपको बिल्डिंग में एक आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कजारे का टाइल लगा लिया, घर के अंदर पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब टाइल लगवाने हैं जी, और मैं ना इलाज क्या बाद में लगवा लूंगी अगले महीने 2 महीने बाद, टाइल मेरे को टाइल खरीद के लाने। तो ऐसे भी माइंडसेट है लोगों का। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। अब आप डायमंड रिंग पहन रहे हो, सोना पहन रहे हो, लेकिन दांत आप करवा नहीं पा रहे, तो फिर वो एक तरह से आपका नेग्लेक्ट भी है। कई लोगों के पास पैसे हैं फिर भी स्टिल दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन हेल्थ। हम लोग अगर अभी तक पूरे पॉडकास्ट में अगर मैं बोलूंगा तो इट्स ओनली अवेयरनेस
आप अपने इस एरिया के लिए आप अवेयर नहीं है। आईफोन खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है और हम लोग जो आईफोन है 2 साल में चेंज कर लेते 2 साल में चेंज करते हैं। आईफोन वाले तो सारे के सारे जो है उनको तो जो है ही है। और अगर एक iPhone implant- नॉर्मल कोई भी एक अच्छा फोन, एक लोन पे लोग फोन खरीद रहे हैं, लोन ले लेके। अरे लोन पे आप दांत का इलाज करवा लो। और दूसरी चीज है, एक इम्प्लांट कराते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये लाइफ टाइम तो चलेगा। लाइफ टाइम वारंटी है फोन का और टीवी का नहीं है, तो सबका 1 साल है। पेशेंटों को समझा के हम थक जाते हैं awareness create होना। वारंटी किसी चीज की नहीं है। हाँ। वारंटी सिर्फ प्रभु ने आपके शरीर की बनाई है, इसकी केयर करो। और वारंटी ऐसे है कि आप अगर अपनी शेयर की जब आपने अपने नेचुरल दांत खराब कर दिया, तो शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है बताओ आप बताओ। दांत और हड्डी नहीं, इनेमल। सिर्फ इनेमल, हड्डी नहीं, व्हाइट लेयर है हमारे। हड्डी भी नहीं और दांत भी नहीं, इनेमल सिर्फ ऊपर की सतह। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बॉडी का है। जब आपने वो खराब कर दिया फिर तो बचा ही क्या जीवन के अंदर। तो उसके बाद फिर आप एक फीलिंग 900 रुपए की फीलिंग करा के आप अपने डेंटिस्ट से जाके पूछते हो कि डॉक्टर साहब कितने साल चलेगी। अरे आप 4000 की शर्ट खरीदते हो ना, उसकी भी गारंटी 3 महीने की है। और आजकल तो बच्चों के कपड़े आप देखो कितने बच्चों की फीलिंग में लोग सोचते हैं इस कि पॉडकास्ट उसके दांतों के का क्यों माध्यम से कराएं। मेरे अंदर की फीलिंग निकल के आ रही है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप अपने डेंटिस्ट के पास जब भी जाए तो उससे एक अच्छा ट्रीटमेंट करने की जो है गुजारिश करें, बस उससे क्वालिटी ट्रीटमेंट और उससे बोले कि डॉक्टर साहब मेरे से ना 100 रुपए की जगह ना आप 150 रुपए लें, लेकिन मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट दे जिससे कि मैं अपनी सेहत को अच्छे से रख सकूं, जिससे कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जी सकूं और मैं मर्सिडीज में बैठ के भी ना जीवन का आनंद ले सकूं रोटी खाते हुए, बुढ़ापे तक खाना और बुढ़ापे तक। इतने सारे पेशेंट हैं जो भी हमारे चल रहे हैं सपोज, तो सारे के सारे 70 प्लस 75 80 में आके इम्प्लांट्स करवा रहे हैं फुल माउथ। 80 साल में भी लोग कहते हैं मैं 2 साल में खाना खाए तो खाना खा ले। मैंने अगर 3-4 साल भी बेटा खाना खा लिया ना तो मेरा जीवन हो जाएगा इम्प्लांट डाल दे। वो जब जाता है मैं तभी जबाड़ा समझ नहीं आती है ना पहनूंगा उसकी वैल्यू। तो अब मैं जबाड़ा नहीं पहनूंगा। तो लोग अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि अवेयरनेस नहीं आ रही है, अवेयरनेस आ रही है धीरे-धीरे लेकिन थोड़ी सी और आएगी आपके माध्यम और से। जो अभी डायबिटीज की भी जो बात की थी, एक पेशेंट ने अभी दांत लगवाए, उनको भी समझाया 78 साल पे लोगों से पैसे खर्च नहीं होते, पर उन्होंने बोला कर लगाने के बाद डॉक्टर साहब हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो गया, हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो गया। और मैं उन अंकल का अगर वो परमिशन दे चुके हैं, अरे एक पेशेंट ने और हमें उससे permission पहले दिया वो हुआ है। चबा नहीं रहे थे, दोनों ऐसे को ही मैं खाना खा रहे थे सटक के। फोटोज आपको शेयर करूंगा, इसमें आप डलवाइएगा। और वो फोटोज जो है पेशेंट ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब कहीं भी डालो, आपने मेरा जीवन बदल दिया। जो लड़का मैं बोल रहा था हंसता नहीं था, अच्छा। वो हमें इसका परमिशन देके गया कि आप कहीं भी मेरा फोटो डालो। मैं आज इतना खुश हूं कि मैं खुल के, मैं फर्स्ट टाइम वो वहां गया था, अरे वो डांस जहाँ करता डिस्क में, और वहां पे कह रहा है डॉक्टर साहब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल गए। मैंने कहा वाह तेरा जीवन बदल गया। मैं बहुत दिन बाद हंसा हूँ मैं बहुत दिन बाद हंसा हूँ। कह रहे बहुत सारे लोगों ने डांस किया मेरे साथ आके। मैं इसको इस तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, बट ये उसने नहीं, मुझे बात आके उसकी दिया। में इसलिए शुरू हुई थी कि हम जैसे फोटोज लेते हैं प्री वाले, तो कहते हैं इतना तो मैं स्माइल करता ही नहीं हूँ, मैं स्माइल करना ही भूल गया। मैं स्माइल करना ही भूल गया। तो वो चीज उसने बोली तो अब उसका आपको याद रह गई। हमें याद रह गई। तो उसने हमें आगे बताया, और जिन अंकल ने मुझे बताया है वो मेरे बहुत अच्छे पेशेंट हैं। वो मेरे लिए बेंगलोर पे रुककर मेरे लिए 3-4 महीने वेट करके आए थे। और नहीं, लोगों को जैसे खुशी होती है, चेंज होती है उनके जो आई का जो खुशी एकदम आई का खुशी चेंज होती होता है है। किसी को खाना खिलवाकर और किसी को स्माइल देके। Obviously। मेरा जीवन का तो 18 साल हो जाएंगे जी। जब एडमिशन लिया था जिस टाइम पे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों दांत के वहां पे घुस गया। मेरा सिलेक्शन जो है दूर हुआ था, पिताजी ने भेजा नहीं, यही सही पढ़ाई करी। डॉक्टर साहब तो खैर एजेंसी से पढ़ी हुई है, तो जीवन का उस टाइम पे उद्देश्य नहीं मालूम था। आज समझ में आता है कि जब कोई आके बोलता है ना कि बेटा मजा आ गया जी रोटी खा रहे हैं, बस रोटी खा रहे हैं और इतना बोलते था आगे, तो बस कलेजों ठंडा लगती है, रात को नींद आती है, बहुत बढ़िया। तो वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाना और गाड़ी खरीदना और मकान बनाना सब लोगों का एक हमारे कल्चर का एक ये पार्ट है। सबको ये करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शरीर भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत जगह पे मिस करता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज नहीं करता। तो ये रोज हम लोग आपस में ही जद्दोजहद में रहते हैं कि जो है बच्चे पालने हैं जी, ये सब चीजें चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमें जो है ध्यान देना है और हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना और बोलते रहना है, चलते रहना और चलते। ऑन दिस नोट हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आप सभी को वो अवेयरनेस हासिल हो जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू फॉर यूज सुनने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाँ प्लीज लाइक एंड धातु चर्चा को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। चर्चा को सब्सक्राइब करें। और इसका पर्पस यही है कि पिछले ये हम लोग शायद इसको बोल सकता हूँ कि हम लोग लेट हैं इस चीज को शुरू करने में। 5-6 साल पहले शुरू भी किया था, लेकिन वो फिर टाइम नहीं मिला। मैंने बोला भी आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं आज भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ना, कुछ भी कोई भी चीजें ना चली आ रही है
कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि एक सही चीज आप तक लेकर आ सकूं, जिससे कि कहीं पर भी अगर आपको लगे और आपको कभी भी कोई चीज लगे इसके अंदर की ये इस चैनल के माध्यम से ये चीज गलत है, तो प्लीज मुझे हमेशा कमेंट में डालें, मैं अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन धांसू चर्चा पे कोई भी चीज ऐसी नहीं प्रेजेंट करी जाती है, बोली जाती है कि जो कि ऑथेंटिक ना हो। तो कोई भी चीज अगर आपके सामने लाई जा रही है वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक है और पूरा उसके ऊपर हम लोग पूरा स्टडी करके रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत लगती है। तो डेंटिस्ट्री के साथ साथ ये एक नया जुनून हम दोनों को शुरू हुआ है। ये मैडम पीछे पड़ी हुई थी कि ये नहीं करना है, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर करके जो है हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बस ये बोलना चाहूंगी, डेंटल में ना बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्कुलेटेड हैं जिसकी बहुत सारी मिथ्स जिसमें स्प्रेड हो रही हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी विल आंसर दैट। और कुछ भी अगर आप कोई मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई कंसल्टेशन भी नहीं ले रहा हूँ, आप प्लीज मैसेज करें और मैसेज में आप अपना नंबर शेयर करें। मेरे यहाँ से कॉल भी आएगा आपको, अगर उसका कोई कंसल्टेशन नहीं रहेगा आपके लिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो यहाँ तक भी जाए, कोई भी अगर आपको डाउट है डेंटल से रिलेटेड, जो मेरा फील्ड है, मैं शूट कर रहा हूं एज अ होस्ट, मैं लोगों को गेस्ट इनवाइट कर रहा हूं, वहां पे मैं कंसल्टेशन फ्री नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सामने वाले गेस्ट से कि भाई आप अगर कोई आए मैसेज तो आप उसका रिप्लाई करें। लेकिन ये मेरा अपना अगर पॉडकास्ट में मैं अगर इस तरीके से बोलूं कि मेरा अपना एक ऑरा है, मैं इस चीज को मैं समझा सकता हूं आपको कितना भी, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करें और जो है मेरे को बताएं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूं करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।